गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, क्या कर रहे थे, कहां पर थे? कल यंग दिख रहे थे, एक दिन में बूढ़े हो जाते हैं यार। नए कपड़े। हाँ, वो मिल गए थे। आयनिक खत्म, हाँ आयनिक आज खत्म कर देंगे। और सॉलिबिलिटी वाला पोर्शन मुझे लगता है जो बचा हुआ है उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन वो पूरा ही कर लेते हैं। मतलब उसमें फिर ये सोचेंगे नहीं कि आ, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है सिर्फ वही कर लेते हैं, वो तो बहुत कम देते हैं। तो हम उसको पूरा ही डिटेल में एक बार कवर कर लेते हैं, पूरा का पूरा। और हम लोग ने शायद स्टार्ट भी किया था, स्नेहा बता रहे कि सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन चल भी रहा था। ठीक है, तो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात कर लेते हैं। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में ये बात हुई थी कि अगर आपने हम लोग ने शायद ये वाला भी केस कर लिया था कि अगर एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन सेम है और स्टोशियोमेट्री भी सॉल्ट्स की सेम है, तो जिसका केएसपी कम होगा पहले वो पीपीटी बनाएगा। फिर तुमने ये भी बोला था सर ये सब तरीके छोड़िए, आप ऊपर से गिरने वाले आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लीजिए, जहां पर वो कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट कम होगी पहले वो पीपीटी बनाएगा। ये हम लोगों ने बात कर ली थी। कुमार अरुणद्वय, हम टाइट्रेशन कर्व्स जो होंगे वो टाइट्रेशन कर्व्स उन बच्चों के साथ ही करेंगे जब वो आयनिक इक्विलिब्रियम कर लेंगे। तो मुश्किल से आधे घंटे का काम होगा, तो पहले उन लोगों को आयनिक कर ले लेते हैं, क्योंकि कल हम इन दोनों बैचेस को मर्ज करेंगे। तो पहले उन लोगों को आयनिक कर लेने देते हैं और उसके बाद टाइट्रेशन कर्व दोनों को मिलाकर 15-20 मिनट आधे घंटे में कवर करा दिया जाएगा। उस पर जेई में कई सालों से, मतलब मेरे ख्याल से शायद 20 साल हो गए होंगे, उस पर कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन मुझे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लगता है, मैं अपनी तरफ से उसको छोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो तुम खुद से भी नहीं समझ पाओगे और आप छोड़ना समझदारी नहीं लगती, क्योंकि एडवांस लेवल पर वो कभी भी कुछ ट्विस्ट मारता है। तो मैं उसको छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि एक बार उनका आयनिक कवर हो जाएगा तो तुम दोनों को बैच मिलाकर जो भी मर्ज क्लास चल रही है उसमें आधे घंटे के लिए टाइट्रेशन कर्व अलग से करा दूंगा। तो आज कोशिश करके हम किसी भी केस में हम कोशिश करके ये सॉलिबिलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, और ये आसान है, ये आसानी से कवर भी हो जाएगा, बहुत जल्दी भी कवर कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें वो कहा यह जा रहा है कि आपको जो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात की गई थी उसमें यह बताया गया था कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास एक से ज्यादा एनायंस पड़े हैं और आप ऊपर से कैटायन डालेंगे, तो ऊपर से जब आप कैटायन डालेंगे तो जो कैटायन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो डिसाइड करेगी कि पहले प्रेसिपिटेशन किसका होगा। तो हम ये कह चुके हैं, इस बारे में बात कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात करें, तो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में एक बात हो चुकी है हमारे पास कि अगर मान लीजिए मेरे पास Cl माइनस पड़ा हो और Br माइनस पड़ा हो, ये 0.1 मोलर हो और ये भी 0.1 मोलर हो, और आप ऊपर से Ag प्लस गिराएं, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट पहले कौन करेगा? तो हमने बात कर रखी है ये कि अगर आप मुझे केएसपी वैल्यूज प्रोवाइड कर दें तो मैं अपना काम चला लूंगा। अगर आप केएसपी वैल्यू दे दें, एक तो केएसपी आप एजीसीएल का दे दीजिए, वो मान लीजिए आपने 10⁻⁻10 दे रखा है, और एक केएसपी मान लीजिए आप एजीबीआर का दे देते हैं, तो एजीबीआर का केएसपी वैल्यू 10⁻13 ले लेते हैं। तो ऐसे में ये कैसे डिसाइड होगा कि सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कौन करेगा? तो मैं जनरल केस ले रहा हूं कि जब भी कोई सवाल आएगा और आपसे पूछा जाएगा सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कौन करेगा, तो वो बड़ा क्लियर है कि सेलेक्टिव प्रेसिपिटेट करने का एक जनरल मेथड है कि आप दोनों सॉल्ट्स के प्रेसिपिटेशन के लिए जो ऊपर से आयन गिर रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है वो कैलकुलेट कर लीजिए। यानी अगर आप एजीसीएल का प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं तो एजी प्लस कितना चाहिए, और अगर एजीबीआर का प्रेसिपिटेशन होना है तो एजी प्लस कितना चाहिए। और वो हमें पता है कि अगर आप एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा केएसपी ऑफ एजीसीएल डिवाइडेड बाय सीएल माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.1 10⁻⁻9 मोलर आएगी।
इसी तरह से अगर आप Ag प्लस की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr, तो वो आ जाएगा KSP ऑफ AgBr, जो कि आपको दिया जाएगा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस, और ये Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पुट करके आप आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों आदमियों के प्रेसिपिटेशन के लिए Ag प्लस हमें कितना चाहिए। और ये कोई भी होगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी होगा, ये काम हम कर लेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में किसका प्रेसिपिटेशन पहले स्टार्ट होगा, तो इन दोनों में पहला प्रेसिपिटेशन उसका स्टार्ट होगा जिसका Ag प्लस की रिक्वायरमेंट जिसके लिए कम होगी, और Ag प्लस की रिक्वायरमेंट जो कम है वो AgBr के लिए आ रही है। देखिए 10⁻⁻12 आ रही है या 10⁻⁹ आ रही है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr, द रिक्वायरमेंट ऑफ Ag प्लस इज लेस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ AgCl, Ag प्लस इन केस ऑफ AgCl। सो अल्टीमेटली अगर Ag प्लस आपको कम चाहिए AgBr के प्रेसिपिटेशन के लिए, तो AgBr का प्रेसिपिटेशन पहले हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई शक नहीं है कि AgBr प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट। ये बिल्कुल ठीक, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। हाँ बिल्कुल सही है ऐश्वर्य, यही हमें करना है कि आप सबसे पहले अरे श्रेया, AgCl कैसे प्रेसिपिटेट करेगा? Ag प्लस की रिक्वायरमेंट अगर AgBr के लिए कम आ रही है तो पहले AgBr प्रेसिपिटेट करेगा ना, AgCl का नंबर थोड़ी ना लगेगा, है ना। तो अच्छा अब काम की बात करते हैं। इसके अलावा फिर तुमने सॉल्ट की स्टोइचियोमेट्री भी बदल दी थी, लेकिन मेथड यही था। आपको जो करना है कर लीजिए। ये एक जनरल मेथड है कि जिस सॉल्ट का जिस आपको अगर ये निकालना है कि प्रेसिपिटेशन किसका पहले होगा, तो आप ऊपर से गिरने वाले आयन की कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट चेक करिए फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिविजुअल सॉल्ट्स, और जहां पर वो अमाउंट सबसे कम नजर आए पहले उसी का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बात खत्म। 3 केस कर लिए थे हमने, ठीक। अब हम इसी में एक बात ऐड कर रहे हैं, बस सिर्फ क्या, तुम्हें ये बताना है कि सर जैसे ये केस आपके सामने, तुम्हें ये बताना है कि ये तो ठीक है कि पहले प्रेसिपिटेशन किसका होगा, AgBr। आपको ये बताना है कि AgBr के रहते रहते, मतलब मेरे कहने का मतलब है Br माइनस अभी भी बर्तन में है, उसके रहते रहते क्या AgCl का प्रेसिपिटेशन हो सकता, या जब तक पूरे Br खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक AgCl का नंबर नहीं लगेगा? सोचो जरा। यानी मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले AgBr का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, ठीक, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या Br माइनस के रहते रहते AgCl का भी नंबर लग सकता है या ना, जब पहले Br निपट जाएगा और उसके बाद AgCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, क्या लगता? कैसा लगता है? और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जेई में एक बार एडवांस लेवल पे पूछा जा चुका है। हाँ बहुत सारे बच्चे पहले AgBr खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा Br प्रेसिपिटेट कर जाएगा, उसके बाद AgCl का नंबर लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आप थोड़ी सी अकल लगाइए, आप AgCl का प्रेसिपिटेशन भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली अगर Br डब्बे में प्रेजेंट है तब भी। कैसे भाई? ये तो कंफर्म है कि जैसे ही आप 10⁻⁻12 मोरल Ag प्लस डालेंगे तो AgBr का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। जब AgBr का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो यहां पर AgBr का पत्थर बन जाएगा। ये देखिए ये AgBr का पत्थर बन गया, ये AgBr बन जाएगा। अब जब AgBr बन जाएगा तो कुछ Br माइनस वो इस प्रेसिपिटेट के अंदर चले जाएंगे, और अगर कुछ Br इस प्रेसिपिटेट के अंदर चले गए तो अंदर Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, और अगर अंदर Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो फॉर द फर्दर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr, मुझे AgCl से मतलब ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि AgCl अंदर Cl माइनस अंदर पड़ा है। मैं तो ये जानता हूं कि भाई मुझे AgBr को निकालना है और सबसे पहले AgBr ही बाहर निकलेगा, तो मैंने Ag प्लस डाला और AgBr बाहर आ गया। जैसे AgBr बाहर आएगा तो AgBr में से कुछ Br यहां चले जाएंगे। अब कुछ Br यहां चले जाएंगे तो सोल्यूशन फेज के अंदर Br माइनस कम हो जाएंगे। अगर सोल्यूशन फेज में Br माइनस कम हो गए तो फॉर द फर्दर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr, AgCl से मुझे मतलब ही नहीं है, मैं AgBr की बात कर रहा हूं। AgBr अगर आप फिर से प्रेसिपिटेट बनाना चाहते हैं तो आपको Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। आप देखिए अगर Br माइनस कम होंगे तो फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr आपको Ag प्लस की रिक्वायरमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। यानी जैसे जैसे AgBr का पत्थर बनेगा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr ओनली। AgCl से मुझे मतलब ही नहीं।
यानी जैसे जैसे अंदर बीआर एजी बीआर के फॉर्म में निकलते जाएंगे, सोल्यूशन फेज के बीआर कम होते जाएंगे, और अगर डिनोमिनेटर कम होता जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस वैल्यू के बढ़ने से आपको और एजी प्लस डालना पड़ेगा। अब आप एजी बीआर के प्रेसिपिटेशन के लिए एजी प्लस और डालेंगे, फिर पत्थर बाहर आ जाएगा, ये पत्थर फिर बाहर आ जाएगा। फिर जब थोड़ा सा पत्थर बाहर निकल के आएगा तो डब्बे के अंदर एजी प्लस बीआर माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाएगी, तो आपको एजी प्लस और बढ़ाना पड़ेगा। जब आप एजी प्लस और बढ़ाएंगे तो फिर से एजी बीआर बाहर निकल आएगा, एजी बीआर का फिर से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर एजी बीआर बनेगा, बीआर माइनस और कम हो जाएंगे, बीआर माइनस जब और कम होंगे तो एजी बीआर को दोबारा निकालने के लिए आपको एजी प्लस और डालना पड़ेगा। यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि एजी बीआर को प्रेसिपिटेट कराने के लिए आप एजी प्लस बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब एजी प्लस की कंसंट्रेशन बढ़कर 10⁻⁹ तक पहुंचेगी, और जैसे ही 10⁻⁹ तक पहुंचेगी फौरन एजीसीएल बाहर निकल आएगा। हमने कहा अरे भाई तुम कौन हो, तुम कहां से बाहर निकल आए? वो क्या जवाब देगा, अरे आपने एजी प्लस 10⁻⁹ डाला है तो मेरे लिए ही तो डाला होगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने एजी बीआर के लिए डाला था, क्योंकि एजी बीआर को बाहर निकालने के लिए अब मुझे एजी प्लस 10⁻⁹ चाहिए। उसने कहा हमें तो पता नहीं था कि आपको एजी बीआर निकालना था, हमें लगा कि आपने एजी प्लस 10⁻⁹ हमारे लिए डाला है, इसलिए हम बाहर निकल आए। क्या मतलब हुआ इस बात का कि एजी बीआर अभी भी, बीआर माइनस अभी भी डब्बे में प्रेजेंट होंगे, लेकिन फिर भी एजीसीएल का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझो बात, सब लोग दिमाग लगाना। यानी सबसे पहला सवाल क्या होगा कि इन दोनों में पीपीटी पहले कौन बनाएगा? द आंसर इज एजीबीआर। कैसे निकाला? द रिक्वायरमेंट ऑफ एजी प्लस or in case of precipitation of AgBr is less than the requirement of Ag plus in case of precipitation of AgCl. So ultimately AgBr precipitates first. बात खत्म। दूसरा सवाल क्या हुआ कि क्या Br के रहते रहते Cl का नंबर लगेगा? हाँ लगेगा। तब लगेगा जब Br की कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम हो जाएगी कि उस AgBr को ही निकालने के लिए Ag प्लस कम से कम इतना बढ़ाना पड़ जाएगा जो Ag प्लस की रिक्वायरमेंट AgCl के लिए होती है, और जैसे ही आप वहां डालेंगे फौरन AgCl भी बाहर आ जाएगा, और AgCl को ऐसा लगेगा कि आपने Ag प्लस उसके प्रेसिपिटेशन के लिए डाला है, इसलिए AgCl का भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए। यानी मेरे कहने का मतलब है एक आदमी के रहते रहते दूसरा आदमी का प्रेसिपिटेशन बिल्कुल फीजिबल है, और जिस टाइम पर ये दो सवाल हो गए कि पहले कौन होगा, दूसरा क्या पहले के रहते रहते दूसरा कर सकता है? हां कर सकता है। तीसरा सवाल, जिस टाइम पर दूसरा आदमी प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट करेगा उस टाइम पर जो पहला वाला आदमी था वो कितने परसेंट अभी भी सोल्यूशन में बचा हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? हमने कहा तो बड़ा आसान है। एजीबीआर का कंसंट्रेशन बीआर माइनस का कंसंट्रेशन कम होते 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 इतना हो चुका होगा कि अब आपको एजी प्लस की रिक्वायरमेंट 10⁻⁹ पड़ रही है। हमने कहा तो कह रहा फिर बीआर माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए, हो गया सॉल्व। यानी अब आप बीआर माइनस की लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एजी प्लस की जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ एजीबीआर वो केएसपी ऑफ एजीबीआर डिवाइडेड बाय बीआर माइनस से निकाली जाती है। अब अगर आप ये कहते हैं कि एजी प्लस की रिक्वायरमेंट अब बढ़ते 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 यहां तक पहुंच चुकी है, कहां तक? यहां तक पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 10⁻⁹ इज इक्वल टू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय बीआर माइनस, और इससे आप बर्तन में बीआर माइनस कम होते होते जहां तक पहुंच गए वो आपको पता चल जाएंगे। यानी बर्तन में अब आपके पास बीआर माइनस घटते 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 जब 10⁻⁻4 तक पहुंचेंगे तब आपको एजी प्लस की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी? -9। और क्योंकि ये रिक्वायरमेंट एजीसीएल के लिए भी रिक्वायरमेंट के बराबर है तो एजीसीएल का भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी बर्तन में बीआर माइनस कितने लेफ्ट हैं? -4 थे, कितने? 0.1। तो कितने परसेंट बचे? द परसेंटेज लेफ्ट इज इक्वल टू जितने हैं डिवाइडेड बाय जितने थे इनटू 100, दैट इज 0.1%। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में मुझे तीनों बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पर तो सवाल बहुत बार बन चुका है कि बताइए पहले कौन निकलेगा। ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल हो गया कि जिस सॉल्ट के कैटायनिक एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन वो जैसे ही केएसपी के बराबर आएगा, जिस केस में वो केएसपी के बराबर जल्दी आएगा उसी का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और वो निकालने के लिए आपको उस कैटायन या एनायन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ती है जो ऊपर से गिर रहा है। जहां पर वो रिक्वायरमेंट कम होगी पहले वो पीपीटी बना देगा, खेल खत्म। दूसरा सवाल,
पहले आदमी के रहते रहते क्या दूसरे आदमी का प्रेसिपिटेशन हो सकता है? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। पहले आदमी के रहते रहते दूसरे का भी प्रेसिपिटेशन बिल्कुल फीजिबल है। क्यों? क्योंकि पहले आदमी के निकलने के साथ साथ पहले आदमी की कॉन्सेंट्रेशन गिरती चली जाती और उसी के फर्दर प्रेसिपिटेशन के लिए आपको एजी प्लस का अमाउंट बढ़ाना पड़ता है। बढ़ाते 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 आप कभी ना कभी उस दूसरे वाले आदमी के अमाउंट के बराबर पहुंच जाते हैं और जैसे ही दूसरे आदमी के अमाउंट के बराबर पहुंचते हैं दूसरा वाला आदमी बाहर निकल आता है, यह सोच के कि उसको निकालने के लिए आपने एजी प्लस -9 डाला है, जबकि आपने -9 उसको निकालने के लिए नहीं, एजी बीआर को फर्दर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए डाला था। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? यानी जैसे जैसे एजी बीआर बनता जाएगा वैसे वैसे बीआर कम होते जाएंगे। बीआर के कम होने से डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, डिनोमिनेटर कम होने से एजी प्लस की रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ एजी बीआर ओनली बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और जैसे ही वो -9 तक पहुंचेगी खटाक से ये आदमी बाहर आ जाएगा। यानी क्या मतलब हुआ कि जिस टाइम पर ये बाहर आएगा उस टाइम पर एजी प्लस कितना डाला? -9। तो यानी अगर उस टाइम पर एजी प्लस की रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ एजी बीआर -9 थी तो बीआर कितने रहे होंगे? 10 की पावर -4। उससे आपने बचे हुए बीआर की परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। अभिषेक अकल लगाने की कोशिश करो। बिल्कुल जेई लेवल पर एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया एकदम। पहले बर्तन में 3 आदमी पड़े होंगे, उन तीनों के लिए यह पूछा जाएगा पहले कौन निपटेगा। फटाक से एजी प्लस की रिक्वायरमेंट निकाली, जहां कम वो पहले निपट गया। फिर पूछेगा दूसरा आदमी कब निकलेगा, ये कब निकलेगा, वो कब निकलेगा। तो आप सीधे सीधे बताइएगा भाई साहब मुझे दूसरे तीसरे से मतलब नहीं, मैं तो आज इस तीसरे आदमी को खत्म करके छोड़ूंगा, बस बात खत्म। और उसके लिए मैं एजी प्लस डालता जाऊंगा, वो निकलता जाएगा, डालता जाऊंगा, वो निकलता जाएगा, डालता जाऊंगा, वो निकलता जाएगा। लेकिन ऐसे करने के लिए आपको एजी प्लस ऊपर से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला एनायन अब कम होता चला जा रहा है। अब बढ़ाते 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 हो सकता है वो दूसरे या तीसरे के बराबर पहुंच जाए और जहां वो दूसरे तीसरे के बराबर पहुंचा वो लोग भी निकलना स्टार्ट कर देंगे और उस टाइम पर आपसे पहले वाले आदमी की बची हुई कॉन्सेंट्रेशन की परसेंटेज पूछी जाएगी तो आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं ऐश्वर्य, एजीबीआर का प्रेसिपिटेशन तो साइमल्टेनियस ही चलेगा, एजीबीआर भी निकलेगा और एजीसीएल भी निकलेगा। अब दोनों लोग साइमल्टेनियसली प्रेसिपिटेट करते रहेंगे, फिर खिचड़ी बन जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। यानी सवाल में स्पेसिफिकली क्या है कि पहले कौन, हमारे रहते क्या आपका नंबर लगेगा? हां लगेगा। जब हम आपका नंबर लगेगा तो हम कितने होंगे? ये 3 चीजें बनेंगी जो हमें एग्जैक्टली समझ में आनी चाहिए। पहले कौन, दूसरा सवाल क्या मेरे रहते आपका नंबर लगेगा? हां लगेगा। अगर आपका नंबर लगेगा उस टाइम पर मैं कितना बचा होऊंगा, यह भी कैलकुलेट करके बताइए। कुछ समझ पा रहे हो? सब लोगों को यह बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज कोशिश करो कि यार उल्टे सीधे डाउट वाउट मत पूछो। आज इस चैप्टर को खत्म करना है तो इसलिए उल्टे सीधे डाउट मत पूछना। कुछ लॉजिकल डाउट हो तो डिस्कस करेंगे। सर वो एनसीईआरटी करनी है कि सर वो पीपीटी करनी है कि वो डीपीटी करनी है, ये बेकार की बातें मत करो। तुम्हें पता ही है सब कुछ तुम्ही को करना है, हम तो थोड़ी बहुत मदद ही कर रहे हैं तुम्हारी। तो कोशिश तो तुम्ही को करनी है, मेहनत सिर्फ तुम्ही को करनी है और तुम लोग के एफर्ट्स दिखाई भी दे रहे हैं, तुम लोग एफर्ट्स कर भी रहे हो। मैं ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं प्रेजेंट रहता हूं, कभी कभी देखता रहता हूं, बच्चों के डिस्कशंस को भी सुनता हूं। कुछ डिस्कशन तो बड़े वाहियात होते हैं लेकिन कुछ डिस्कशन जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं वो अच्छे लगते हैं कि जब आप किसी के सॉल्यूशंस को देते हैं, किसी बच्चे के डाउट को सॉल्व करते हैं, इससे आपकी अपनी खुद की प्रैक्टिस होती है। अच्छी चीज ये भी लगती है कि तुम लोग एक दूसरे के बारे में भी सोचते हो, जो चीज तुम्हारे पास है वो तुम दूसरे को देने की भी कोशिश करते हो कि भाई मेरे पास इस फलाना टेस्ट का एक पेपर है, ये टेस्ट पेपर मैंने ग्रुप पे डाल दिया, कुछ बच्चों ने उस टेस्ट पेपर से फायदा उठाया। ये काम भी जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वाहियात डिस्कशन मत करो। बस वाहियात डिस्कशन जो है वो सिर्फ डेविएट करेगा, टाइम नहीं है, बिल्कुल डेविएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा दूसरी बात करते हैं, अब यहां से काम की बात स्टार्ट करते हैं। ये सवाल जो अभी तुम्हारे सामने करा गया है ये जेई में एक बार बहुत पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद लगती है कि बिल्कुल मिलता जुलता या कुछ घुमाकर ये सवाल आपको अगले साल एडवांस के पेपर में दिख जाएगा, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड। बस जो बच्चे गधे हैं वो सिर्फ एक बात समझते हैं, जिसका केएसपी कम है पहले वो पीपीटी बनाएगा, ऐसी की तैसी। जिसका केएसपी कम है पहले वो पीपीटी बनाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो बना भी सकता है, वो नहीं भी बना सकता, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द anions and the stoichiometry of the salt also. क्लियर है यहां तक? भाई ये एग्जाम्पल ही है, ये एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाया जा रहा है। मैं 10 तरह के एग्जाम्पल थोड़ा कराऊंगा यार, इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपनी इंपॉर्टेंट बात पर, वो क्या है? अब मैं कुछ सॉल्ट्स डिफाइन करूंगा और उन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जो मैं सॉल्ट डिफाइन कर रहा हूं वो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और इस कैटेगरी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे पास कोई सॉल्ट, सलित पूछ रहा है केमिस्ट्री ग्रुप चलता भी है? अरे तुम्हें पता नहीं है, एक एक बच्चे की बात सुनता हूं मैं, जो तुम वहां खूब गाली गलौज करते हो सब सुनाई देता है। ये फैजल सर बहुत नंबरी हैं, बहुत खराब मास्टर है, ऐसे सब सुनाई देता है, सब पढ़ते हैं, हम बड़े मजे लेते हैं। ठीक है ना? तो तुम लोग जो भी ग्रुप में करते हो वो मैं देख लेता हूं, तो कभी कभार देख लेता हूं। लेकिन ये कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि तुम लोग आपस में एक दूसरे के डाउट्स डिस्कस करते हो। हमारे बारे में अगर तुम कुछ गंदगी भी फैला रहे हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी हमें ये अच्छा लगता है कि तुम लोग एक दूसरे के डाउट्स जब सॉल्व करते हो तो बड़ा मजा आता है। जब किसी चीज से किसी की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई रात में कितनी देर पढ़ें, या रात में नींद आ जाती है, जो भी कुछ है, तुम लोग आपस में मिलजुल कर जो डिस्कशन करते हो वो अच्छा लगता है। लेकिन फिर इसमें टाइम बर्बाद मत करना, है ना? ये नहीं है कि हम बेकार की चीजों में लगे हुए हैं, काम की बातें डिस्कस की, बाहर निकल गए, अपना चुपचाप पढ़ाई की। इसलिए मैं बीच बीच में ग्रुप को बंद भी करता रहता हूं। ठीक है ना? बहरहाल, हाँ, ये ऐसा भी लिखते हैं फैजल सर ओपी, तो ये भी देख के अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को अच्छा लग रहा है। लेकिन ये कि काम समझो बात को, वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, मेन पर्पस हमारा सॉल्व होना चाहिए। ठीक। साहिल, सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हम पहले करेंगे, हम करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम क्योंकि सिलेबस के कंप्लीशन में इस बार आगे बढ़ रहे हैं, तो हम किसी भी ऐसे चैप्टर को नहीं उठाना चाहते जिसको हम खींचते चले जाएं। हम चाह रहे हैं सॉलिड स्टेट जो 4-5 क्लास में खत्म होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसमें भी तुम्हें पढ़ना क्या खुद से है। ठीक, वो तुम्हें पहले ही बता दूंगा, जैसे मैं अभी बता देता हूं कि मैं भूल ना जाऊं। एनसीईआरटी के शुरू के 2-3 पेजेस और एनसीईआरटी के आखिरी के 2-3 पेजेस वो तुम्हें खुद पढ़ने, जिसमें शुरू में वो कुछ क्रिस्टल्स के बारे में बात करता है और एमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है, वो आप खुद से पढ़ लीजिए। लास्ट में डिफेक्ट्स आते हैं। डिफेक्ट्स में जो सेमीकंडक्टेंस वाला पार्ट है वो तो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, वो तो हमको करना ही नहीं। साथ में वो जो 3 तरह के डिफेक्ट्स हैं, फ्रैंकल वाला, शॉर्टकी वाला या फिर एफ सेंटर डिफेक्ट, वो आपको खुद से पढ़ने। यानी ये जो शुरू के और आखिर के 2 पेजेस हैं वो आप खुद करेंगे, और बीच में जो भी मसाला है, एफसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस, क्लोज पैकिंग, वॉइड्स और रेडियस रेशोज एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, ये सब हम करेंगे, डिटेल में करेंगे। और इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होता है सॉलिड स्टेट। ठीक, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब इधर की और इधर की कुछ सहारा तुम दे दो। अगर वो सहारा मिल जाएगा तो हम बीच में अच्छे डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना? तो नहीं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से करने दो यार, क्योंकि ये चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाएंगे तो एक अंदर से ना कॉन्फिडेंस आता है, चलो यार 12th के भी 2 चैप्टर खत्म हो गए, अब 2 चैप्टर बचे हैं वो भी जल्दी निपट जाएंगे, उधर से फिजिकल खत्म हो जाएगी, खट से ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा ना। इसलिए कल बहुत देर बैठ के मैंने, ओम ने और 1-2 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि थोड़ा सा इस चैनल को इस तरह से चलाया जाए तो ये काम कर लिया जाए। ठीक है ना? तो हम करते हैं। अब बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करो, ये उल्टे से सवाल बहुत पूछते हो भाई, काम की बात करते हैं। अब देखो यहां पर जो हो रहा है, यहां पर अब एक ऐसा सॉल्ट लिया जा रहा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। एग्जाम्पल तो बड़ा आसान सर, NaCl ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, ये तो बड़ा आसान। हाँ विहान, सॉलिड स्टेट मेरा फेवरेट है, विहान को याद है सॉलिड स्टेट सर आपका फेवरेट? हाँ मेरा फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक। अरे हर्ष, मैंने ग्रुप कल ही 2-3 दिन पहले ओपन किया है। हर्ष कह रहा है झूठ मत बोलिए सर, 1 महीने से ग्रुप बंद है। अबे झूठ क्यों बोलेंगे, चला है, अभी भी चालू है। अब उल्टी सीधी बातें मत करना यार, अभी पढ़ाई करने देना। ठीक है? तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के बारे में क्या बात करें। तो मैंने कहा ठीक है, एक NaCl ले लेते हैं ना, मत लीजिए। मैंने कहा क्यों? मैं जिस तरह के सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं मैंने पहले भी बताया था, मैं उन सॉल्ट्स की बात कर रहा हूं जो चुटकी भर घुलते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल, जरा सा। ये नमक शमक की बातें मत करिए सर, नमक तो 2 किलो घुल जाएगा पानी के अंदर। नमक की क्या बात कर रहे हैं आप? नमक छोड़िए, आप ऐसे सॉल्ट्स की बात करिए जो कम घुलने वाले सॉल्ट्स हैं, जिनके KSPs डिफाइन होते हैं। KSP डिफाइन वाले सॉल्ट की बात करिए जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, ऐसे किसी सॉल्ट की बात कर लेते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है, ऐसे सॉल्ट होते कौन से हैं सर? ऐसे सॉल्ट तो वो NaCl KCl टाइप के ही होते हैं, और वो आप बता रहे हैं कि वो बहुत तगड़ा घुलते हैं। तो अब आप ऐसे सॉल्ट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने कहा देखो, ऐसे थोड़ा सा गोलमोल कर लेते हैं। गोलमोल क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने AgCl AgBr की बात कर ली, ये कुछ इस टाइप के सॉल्ट्स। तो मैंने कहा सर देखिए, इसमें जो है मैं आपको इतना सपोर्ट तो दे सकता हूं कि ये जो AgCl AgBr की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो Cl है, चलिए वो तो ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। लेकिन जो Ag है ना सर, वो AgOH से आ रहा है। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, लेकिन AgOH इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, आप इसको स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में मत डालिए। अब मैंने पलट के क्या जवाब दिया है कि भाई
NaOH मैं ले नहीं सकता, KOH मैं ले नहीं सकता, क्योंकि उससे बना सॉल्ट तो पानी में बहुत ज्यादा घुलता है। तो मैं ऐसे ही गोल मोल कर लेता हूं कि AgOH भी ठीक ठाक सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मैं इस तरह से बने सॉल्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी वाले सॉल्ट में डाल सकता हूं। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं कभी भी NaCl KCl की बात नहीं कर सकता या कैल्शियम क्लोराइड की बात नहीं कर सकता, क्योंकि दे आर दगड़े घुलने वाले सॉल्ट, उनके केस भी बहुत हाई होते हैं। मुझे तो उन सॉल्ट्स की बात करनी है जो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। तो गोलमोल करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड या इस तरह के किसी सॉल्ट को हमने सिल्वर क्लोराइड या AgBr टाइप के किसी सॉल्ट को मैंने इस कैटेगरी में डाल दिया है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, अब आगे करते हैं। उसने कहा ठीक है, अगर आपके पास किसी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो तो आप इस तरह के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्यूशंस में कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अलग अलग केसेस बनाते हैं और उनमें इस तरह के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटीज को कंपेयर करते हैं। ठीक, पहला केस बनाते हैं। जो मेरा पहला केस बनेगा दैट इज केस 1। वो केस 1 बनेगा इन प्योर वाटर। मैं इस तरह के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी पहले प्योर वाटर में निकालना चाहता हूं, इन प्योर वाटर। कैसे निकाली जाए? कह रहा है बड़ा आसान है, आप पानी के अंदर AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालने की बात कर रहे हैं। ये पानी ले लीजिए और इसके अंदर आप AgCl डाल रहे हैं। अब बताइए इसकी सॉल्युबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? अरे ये तो बड़ा आसान है। नहीं, अभिषेक पांडे समझने की कोशिश करो यार कि ये थोड़ा सा ये करना है हमें। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मुझे ऐसे सॉल्ट्स चाहिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप समझ लीजिए NaCl KCl की आप बात नहीं कर सकते, लेकिन AgOH भी अच्छा खासा बेस है। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने मिनरल बेसिस हैं, लेकिन फिर भी मैं AgOH को स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में डाल सकता हूं। और अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में डालता हूं तो ऐसे में जब आप AgCl को पानी के अंदर डालेंगे तो आप इसकी जो सॉल्युबिलिटी इस फिर वही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहे, लेकिन अब उतना स्ट्रॉन्ग तो आप ले नहीं सकते जैसे NaOH है। तो AgOH का भी Kb काफी बड़ा होता है, यानी हमारा काम चल जाएगा। हम उसका रीजन है मैं तुम्हें बताऊंगा कि वीक बेस से आने वाले सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले सॉल्ट्स में अंतर क्या है, वो तुम्हें यही समझ में आएगा। अब बताइए, जब AgCl अंदर जाएगा पानी के तो कैसे सॉल्युबिलिटी निकालो? तो मैंने कहा अरे बड़ा आसान है सर, AgCl अंदर जाएगा पानी के अंदर, भीग जाएगा टूट जाएगा, सॉल्युबिलिटी निकल आएगी। वही जो हमने पहली कैटेगरी पढ़ी थी, पहला केस बनाया था, बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, जरा बताइए कैसे करेंगे। AgCl अंदर जाएगा, जब AgCl अंदर जाएगा तो AgCl अंदर जाने के बाद अपना एक इक्विलिब्रियम बनाएगा। AgCl सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम, वही जो सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम बनता है, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये आपका इक्विलिब्रियम तैयार हो। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए जरा इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, मैं आज फिर बोल रहा हूं, मैं आज हर बार एक ही बात बोलूंगा, अगर तुमने याद कर ली वो बात तो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। वो कह रहा है फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। मेरा आंसर है लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज S1। S मैंने मान ली इसकी सॉल्युबिलिटी। फिर मैंने क्या बोला था, अगर S इसकी सॉल्युबिलिटी है तो S घुलेगा, और S घुलेगा तो S टूटेगा। इसका क्या मतलब हुआ, S टूटेगा तो ये भी S1 बनेगा और ये भी S1 बनेगा। यानी मैं ये अज्यूम कर लेता हूं, मैं S1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं कई जगह पर इसकी सॉल्युबिलिटी को फिर बाद में कंपेयर भी करूंगा। तो यानी जब आप AgCl को पानी में डालते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी S1 मान लेता हूं। S1 बनेगा, S1 टूटेगा, S1 टूटेगा, S1 Ag प्लस बनेंगे और S1 Cl माइनस बनेंगे। अब तुम ये बताओ जरा, क्यों मैं वीक और स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूं? पानी के अंदर आप Cl माइनस से क्या उम्मीद करते? कुछ नहीं सर। क्यों? क्योंकि Cl माइनस पानी के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं करता। Ag प्लस से क्या उम्मीद करोगे? सर आपने बताया है कि ठीक ठाक बेस है, और आपने पढ़ाया था कि ठीक ठाक बेस से आने वाला कैटायन पानी के अंदर हाइड्रोलाइज ना के बराबर करता। इसका मतलब यह हुआ Kb ज्यादा तो KH कम। याद आ रहा है ये वाली बात? इसका मतलब यह हुआ सर Ag प्लस भी पानी में ना के बराबर बात करेगा, Cl माइनस भी पानी में ना के बराबर बात करेगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे AgCl अंदर जाएगा और सिर्फ टूट कर खड़ा हो जाएगा। यानी ये S1 होगा, ये S1 होगा, और हमें पता है S1 इंटू S1 इज इक्वल टू KSP और S1 इज इक्वल टू रूट KSP। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में निकाली जाए तो कुछ नहीं होता, अंदर जाओ, भीगो, टूटो, बात खत्म करो, ना किसी से बातचीत, ना किसी से कोई लेना देना, आपकी सॉल्युबिलिटी सीधे सीधे आपके KSP से निकाली जा सकती है। अगर 1:1 स्टोइचियोमेट्री सॉल्ट है देन सॉल्युबिलिटी विल बी रूट KSP, बात खत्म। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। उसने कहा ठीक है, ये तो बात खत्म हो गई। अब आप ये बताइए केस 2 बनाते हैं, इसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कहीं और निकाल के दिखाइए। मैंने कहा बताइए कौन सा केस बनाएंगे। उसने सेकंड केस बना लिया। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है मेरा इसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अब मैं एक ऐसे सॉल्यूशन में निकालना चाहता हूं जो मेरा एसिडिक बफर, यानी दिस इज माय केस 2 इन
एसिडिक बफर। पर इसी के साथ में केस 2 भी बना लूंगा, केस 3 भी बना लूंगा, एंड दिस इज इन बेसिक बफर। ठीक, मैंने कहा चलिए ठीक है, जरा बताइए अब आंसर कैसे निकलेगा। उसने कहा बना के देखिए आप, ये आपका एसिडिक बफर है जिसमें H+ होंगे, और ये आपका बेसिक बफर है जो कि OH- रखेगा। अब आप इसके अंदर AgCl डाल रहे हैं, सॉलिबिलिटी निकाल रहे हैं, और इसके अंदर भी आप AgCl की सॉलिबिलिटी निकाल रहे हैं। वो कह रहा बताइए यहां पर सॉलिबिलिटी कितनी होगी और यहां पर कितनी होगी। क्या वो जवाब देंगे? लेट द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन दिस एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज S2। मैंने कहा ठीक है। क्या मतलब वो S2 का? सर S2 घुलेगा, S2 घुलेगा तो S2 टूटेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जरा इक्वेशन लिख लेते हैं। AgCl अगर S2 घुलेगा तो ये AgCl का एक इक्विलिब्रियम बनेगा जो डिसॉल्व्ड और अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट के बीच में बनेगा। और अगर इसकी सॉलिबिलिटी S2 है तो इसके भी दोनों के S2 मोल्स बनेंगे। अब आप बताइए पानी में क्या उम्मीद करते हैं, इस सिस्टम में आप क्या उम्मीद करते हैं? मैंने कहा सर मुझे बस एक उम्मीद नजर आती है। वो क्या है? ये जो H+ है वो Cl के साथ जुड़ जाए। मैंने कहा ये उम्मीद भी तुम्हारी गलत हो गई, क्योंकि H और Cl जुड़ गए तो HCl बनेगा, और HCl बनते ही वो टूट जाएगा, और HCl अगर टूट गया तो फिर Cl - H+ से रिएक्ट नहीं करेगा। यानी इस बार भी इस एसिड को ऐसा लगता है, इस सॉल्ट को ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से पानी में टूटा था उसी तरह से वो एसिडिक बफर में भी टूटेगा। और इस बार भी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी S2 इज इक्वल टू KSP, S2 इज इक्वल टू √KSP निकल के आएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। उसने कहा फिर यहां बता दीजिए। हमने कहा यहां भी तोड़ देते हैं, यहां भी ऐसे ही होगा। AgCl का सॉलिड और डिसॉल्व्ड सॉल्ट का इक्विलिब्रियम, जो हमारा सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम है, वो बनेगा। और इस बार अगर इसकी सॉलिबिलिटी को S3 ले लें तो ये दोनों S3 बनेंगे। अब जब दोनों S3 बनेंगे तो क्या होगा? अब बताइए पानी के अंदर क्या उम्मीद करते हैं? मैंने कहा अरे Cl- रिएक्ट करेगा। हमने कहा पागल हो गए हो क्या? OHCl से क्या लेना देना? AgCl से AgOH से रिएक्ट करेगा। वो भी नहीं करेगा क्योंकि AgOH को भी आपने स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में ले रखा है। लगभग वो भी ऑलमोस्ट डिसोसिएट कर जाएगा। यानी इस बार भी इसको ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं होगा, पानी में गए हैं, चुपचाप टूट जाएंगे, KSP से इक्वेट कर दिए जाएंगे, और S3 की वैल्यू फिर से √KSP निकल के आएगी। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में भी उतना ही डिसॉल्व करते हैं जितने बफर्स में डिसॉल्व करते हैं। यानी ऐसे सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटीज बफर्स में और पानी के अंदर वो सेम निकल के आती। लेकिन अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस का ना होता तो बफर्स के अंदर उसकी सॉलिबिलिटी में अंतर आएगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि S1 बराबर S2 बराबर S3? इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। अरे बोलो भाई, तुम्हारी तो चैट ही नहीं चलती। चैट में उल्टी सीधी बातें करते हो। हाँ ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात। अब वही कह रहा है कि भाई चलिए ठीक है, ये बताइए इस तरह के सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कहीं और भी निकाली जा सकती? तो मैंने कहा निकल तो सकती। कह रहा अब आप जरा निकालिए। और अब मैं आ रहा हूं चौथे केस पर जिस पे जेई सवाल पूछ चुका है, एंड द फोर्थ केस इज साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। केस 4, एंड दिस केस इज साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। मैंने कहा इसका क्या मतलब है साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी? कह रहा बड़ा आसान है, देखिए आप, ये बर्तन ले लेते हैं, इसमें पानी डाल दिया, अब इसके अंदर AgCl को डिसॉल्व करने की बात चल रही। और साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का मतलब है साइमल्टेनियसली आप इसके अंदर कोई और सॉल्ट भी डिसॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर कोई एक कंपोनेंट कॉमन। जैसे एक तरफ से AgCl डिसॉल्व कर रहे हैं और एक तरफ से AgBr डिसॉल्व कर रहे हैं। नाउ द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl, यहां पर it will be solubility of AgCl in presence of AgBr, and the solubility of AgBr will be equal to the solubility of AgBr in presence of AgCl। यानी अब जो आप सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इधर से AgCl घुलेगा, इधर से AgBr घुलेगा, और शायद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ करेंगे। मैंने कहा कैसे? कह रहा है ये देख लीजिए आप, AgCl भी डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा और वो Ag+ और Cl- में ब्रेक करेगा। AgBr भी डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा और वो भी Ag+ और Br- में ब्रेक करेगा।
अब होगा क्या सर, अब मुझे ये साइमल्टेनियस लगता है। नाउ दिस इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बिकॉज Ag प्लस इज कॉमन। तो मैंने कहा फिर क्या करें? तो उसने कहा अब आप बताइए क्या होगा। हमने कहा अब तो बड़ा क्लियर हो गया, अगर आप साइमल्टेनियस की बात कर रहे हैं तो ये वाला Ag प्लस कहेगा चलो वापस चलो, और ये वाला Ag प्लस इससे बोलेगा चलो वापस चलो। क्या मतलब हो इस बात का? इस बार साफ समझ में आता है सर, ये साइमल्टेनियस का केस है। पहला वाला Ag प्लस दूसरे को निकलने से मना करेगा और दूसरा वाला पहले को निकलने से मना करेगा। ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में साफ दिखाई देता है कि इस बार AgCl जितना अकेले घुला करता था उससे कम घुलेगा बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन इफेक्ट। समझो बात, यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में किसी भी एक आदमी के साथ जब दूसरा आदमी कॉमन आ जाता है तो उस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से दोनों सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी जितनी होनी चाहिए उससे घट जाती। मैंने कहा बात तो सही। कह रहा ये सब बेकार की बातें मत करिए, कितनी होगी ये बताइए। मैंने कहा किसकी? कह रहा AgCl की। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज S4। मैंने S4 मान ली AgCl की सॉल्युबिलिटी। क्या मतलब हुआ सर? S4 घुलेगा। क्या मतलब हुआ? S4 टूटेगा, और अगर S4 टूटेगा तो जो Ag प्लस बनेंगे वो भी S4 होंगे और जो Cl बनेंगे वो भी S4 होंगे। लेकिन क्योंकि सर साइमल्टेनियस है, हमने बहुत बार बात की है सर, ऊपर S4 तो नीचे टैं 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 अपने आप S4 लिख दिया जाएगा। अब आता है AgBr के ऊपर बात। AgBr की सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं S होगी, हमें वो निकालनी नहीं है। मान लीजिए S होगी तो इसका मतलब वो S घुलेगा तो S टूटेगा तो वो S बनेगा, यहां भी S बनेगा, और जैसे ही नीचे S बनेगा ऊपर भी अपने आप टैं 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 S4 प्लस S आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या करें? कह रहा है कुछ नहीं सर, दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, मस्त सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। कैसे? पहली इक्वेशन आएगी KSP1 दैट इज AgCl वाला इज इक्वल टू S4 प्लस S इंटू S4, और दूसरा KSP2 इज इक्वल टू S4 प्लस S इंटू S। दो इक्वेशंस, दो अननोन, मस्त सॉल्व कर लेना, आसान सी सॉल्व हो जाएगा। S4 भी निकल आएगा और S भी निकल आएगा। दोनों के आंसर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। हाँ, एक चीज क्लियर है, कैलकुलेट करके तुम निकाल लोगे। एक चीज क्लियर है, ये जो S4 निकल के आएगा इट शुड बी लेस देन रूट KSP1 एंड दिस S विल बी लेस देन रूट KSP2। ये कंफर्म। क्यों? क्योंकि सर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। अगर AgCl अकेले पानी में डिसॉल्व कर रहा होता तो रूट KSP के हिसाब से टूटता, लेकिन अब कॉमन आयन की वजह से उसका सॉल्युबिलिटी रूट KSP1 से कम आ जाएगी। और यही चीज AgBr के साथ भी होगी। अगर AgBr अकेले होता तो वो रूट KSP2 के बराबर सॉल्युबिलिटी शो करता, लेकिन आज कॉमन आयन की प्रेजेंस में उसकी सॉल्युबिलिटी रूट KSP2 से भी कम हो जाएगी। कुछ समझ पाए? यानी इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप साइमल्टेनियसली सॉल्युबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं S4 इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ AgBr एंड S is the solubility of AgBr in presence of AgCl, and this S4 and S they are simultaneous solubilities of these two salts। समझो बात, सॉल्व करना आसान है। आप ये मत से कि सॉल्व कैसे, अरे इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना यार, इतनी गणित तो तुम्हें आती है। जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको S4 by S की वैल्यू मिल जाएगी, और S4 by S की वैल्यू रेशियो के बराबर आएगी। इससे S की वैल्यू S4 के टर्म्स में निकाल लेना, और S की वैल्यू S4 के टर्म्स में निकालते ही ऊपर पुट कर देना, और उससे S4 की एक इक्वेशन बनेगी, फट से सॉल्व कर लेना। सॉल्व तुम कर लोगे। मेन बात क्या है कि सॉल्युबिलिटीज का जो रेशो आ रहा है वो रेशो इनके KSP के रेशो के बराबर आ रहा है। ऐसा लेकिन हर बार नहीं होगा, समझना, ऐसा हर बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सॉल्ट्स की स्टोइचियोमेट्रीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक सॉल्ट की स्टोइचियोमेट्री कुछ और है और दूसरे सॉल्ट की स्टोइचियोमेट्री कुछ और है तो रेशो हमेशा KSP के रेशो के बराबर नहीं आएगा। लेकिन यह कंफर्म है कि आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जैसा सॉल्ट देना वैसे दे दीजिए। जिसको साइमल्टेनियस आता है वो आसानी से काम कर ले। अगर यही चीज शाहिद एसिडिक बेसिक बफर में करेंगे तो भी सेम ही रहेगा ना बेटा। एसिडिक बेसिक बफर को पानी मान लो ना, इनके लिए तो वो बफर पानी जैसे है ना, उनको कुछ करना थोड़ी ना है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स हैं, इनको कोई लेना देना नहीं उस एसिडिक बफर से। बात हो चुकी है हमारी, इसलिए आप इसको मिक्सअप नहीं करेंगे। बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बफर्स में और पानी में सेम होती, लेकिन जब उनकी सॉल्युबिलिटी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी के साथ कंपेयर की जाती है तो उनकी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी वो हमेशा कम होती। यानी S4 जो होगा AgCl का वो S1 S2 S3
से कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सबको समझ में आ रहा है ये कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मैं आपको केएसपी वैल्यूज दे दूं तो आप दोनों लोगों की सॉलिबिलिटीज का रेशो भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ दोनों लोगों की इंडिविजुअल साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटीज भी निकाल सकते हैं। हां, ये जरूर है कि अगर आप ये बात याद करके जाते हैं तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। हो सकता है 4 ऑप्शंस को देखकर अपने आप पता चल जाए कि आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि यह कंफर्म है कि दोनों लोगों की सॉलिबिलिटी अपने अपने रूट केएसपी से कम हो जाएगी। ये क्लियर। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। केएसपी ऑफ AgCl इज 10⁻⁻10 और केएसपी ऑफ AgBr मान लीजिए 10⁻12। ठीक, वो मुझसे कह रहा है फाइंड आउट द साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटीज ऑफ बोथ दी सॉल्ट्स। ये सवाल आ गया। अब मैं सर एग्जैक्टली कैलकुलेट करके भी दिखा सकता हूं, आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, बात खत्म, जैसे अभी हमने किया। लेकिन सर फिर भी मैं एक दिमाग लगा लेता हूं, 4 ऑप्शंस को एक बार ऑब्जर्व कर लेता हूं। एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है, एक ऑप्शन सी है और एक ऑप्शन डी। जो ये ऑप्शन दे रखा है वो 10⁻⁻5 और 10⁻⁻6 दे रखा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁴ और एक 10⁻⁻6 दे रखा है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻7 और एक ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻6। ये 4 ऑप्शन दे रखे। अब इन चारों में मुझे लगता है सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है जेई वाला सिर्फ इसीलिए ये सवाल दे रहा है ताकि आप कैलकुलेट मत करिए, आप अपनी अकल भी लगा के देखिए। अकल ये कहती है कि भाई साहब सॉल्व वॉल्व क्या करना, दोनों लोगों की सॉलिबिलिटी अपने अपने रूट केएसपी से कम आएगी। यानी इसकी जो सॉलिबिलिटी है जो कि रूट केएसपी के हिसाब से 10⁻⁻5 आनी चाहिए, आंसर -5 से कम आएगा। इसका जो आंसर है वो रूट 10⁻⁻12 से कम आना चाहिए, -6 से कम आएगा। यानी आंसर -5 से कम होगा और -6 से कम होगा, और -5 से कम और -6 से कम मुझे सिर्फ एक ऑप्शन नजर आता है एंड दैट इज सी। इसका आंसर बिना कैलकुलेट किए सी लिख देना चाहिए। हां, अगर चारों ऑप्शन इसी टाइप के होते तो आपको सॉल्व करना पड़ता, और सॉल्व करना बहुत आसान है। तुम्हें अभी मैंने दिखाया था, केएसपी को इक्वेट करो S1 + S2 × S1 से एंड KSP2 को इक्वेट करो S1 + S2 × S2 से। आप S1 S2 का रेशो निकालकर एक जगह से वैल्यू ऊपर पुट करके दूसरे दोनों लोगों के S1 S2 सॉल्व कर सकते हैं। नीलांश, ए आंसर कैसे आ रहा है यार? ए आंसर तो तब आएगा जब AgCl अकेले पड़ा होगा, तब उसकी सॉलिबिलिटी रूट केएसपी के बराबर आएगी। आज कॉमन आयन लग रहा है तो सॉलिबिलिटी घट नहीं जाएगी। जब दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर कॉमन आयन लगाएंगे तो दोनों लोगों की सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी और डिक्रीज करके वो अपनी अपनी रूट केएसपी वैल्यू से कम हो जाएगी। हाँ, सी सही। क्या यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया है? ठीक, शाबाश। ठीक, अच्छा, अब वो कह रहा है कि चलिए 4 केस हो गए, S1 S2 S3 S4 के, ये S4 भी निकाल लिया हमने। ठीक, अब आता है S5 का केस, पांचवा केस। पांचवा केस क्या है? केस 5 क्या है? केस solubility in a solution which is capable of forming complex with one component of the salt। ये मेरा नेक्स्ट केस। एडवांस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है इसका कैलकुलेशन, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, और मेंस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसकी थ्योरेटिकल पार्ट।
अगर दोनों ही एजी के सॉल्ट ना होते तो साइमल्टेनियस का केस ही नहीं बनता, हम अपने हिसाब से डिसॉल्व कर जाएंगे, तुम अपने हिसाब से डिसॉल्व कर देना, रूट केस भी आंसर आ जाए। कैसे गंदे गंदे, साइमल्टेनियस का केस जब बनेगा तब ये बातें आएंगी ना, अगर साइमल्टेनियस का केस ही नहीं बनेगा तो जैसे होता है वैसे कर लेना। आशीष, क्वेश्चंस धीरे धीरे बन रहे हैं, ये चैप्टर्स वाकई में मुश्किल हैं। आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर तुम कर रहे हो, ये सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इनमें धीरे धीरे करके ही सीखोगे। ये 1-2 महीने के अंदर ये पूरा मजे से तैयार हो जाएगा। आप लेकिन करते रहिएगा, बस आप छोड़िएगा नहीं। आप छोटे 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 सवाल करते हुए आप धीरे धीरे इंप्रूव करते चले जाएंगे, आप बस छोड़िएगा नहीं इसको, ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब देखिए क्या करना है। वो कह रहा है कि भाई सॉल्युबिलिटी, अगर आप किसी भी सॉल्ट की निकालना चाहते हैं एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर जो केपेबल है उस सॉल्ट के किसी एक कंपोनेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो कैसे किया जाए। तो उसने कहा ये कर सकते हैं, कैसे करना है देखिए जरा, किस तरह की बात कर रहा है। ये आपका एक सोल्यूशन ले लेते हैं, मान लीजिए दिस इज सी मोलर अमोनिया, और इसके अंदर आप डाल रहे हैं एजीसीएल। वो कह रहा है ये बताइए इस अमोनिया सोल्यूशन के अंदर एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करिए। ठीक है ये, तो उसने कहा ठीक है, अगर आप एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी अमोनिया सोल्यूशन के अंदर निकालते हैं तो क्या करेंगे। यार सुखदेव, फिर वही वाला सवाल, अगर स्टोइचियोमेट्री अलग अलग होगा तो ये खुद अकल लगानी है ना। फिर यही दिक्कत है, ये सवाल अगर तुम्हें किसी किताब में अच्छा सवाल मिल जाएगा तो आप कहेंगे हमसे सवाल नहीं हो रहा है। अगर स्टोइचियोमेट्री अलग होगा तो S1 इंटू S2 इंटू S2 की पावर 2, आप इक्वेशन तो लिखेंगे ना, अननोन तो दो ही रहेंगे ना। अब मुझसे ये तो मत पूछो ना कि सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व तुम्हें सोचना है। मैंने सिर्फ आपको यह बताया है कि आपके पास हर सूरत में दो अननोन्स आएंगे, S1 S2, और दो इक्वेशंस होंगी। अब उनको कैसे सॉल्व करना है ये आप अपनी अकल लगा लीजिएगा। स्टोइचियोमेट्रीज आएंगी तो पावर में कोई चीज चली जाएगी, अब पावर में कोई चीज चली जाएगी, अननोन तो दो ही रहेंगे ना, आप उनको सॉल्व करिएगा जैसे भी सॉल्व करना है। हाँ अभिषेक, इस चैप्टर के कुछ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सवाल में डाल दूंगा। इस चैप्टर को खत्म होने के बाद मैं 1-2 दिन के अंदर इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज चैप्टर सवाल भी डाल दूंगा, तुम्हारे ऐप पर ही डलवा दूंगा। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी इस अमोनिया के अंदर डालें तो क्या हो। तो उसने कहा कि भाई आप एजीसीएल को अंदर डाल लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। तो मैंने कहा जाओ तुम अंदर। कह रहा सॉल्युबिलिटी बताओ। मैंने कहा S5, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीसीएल इज S5 ऐसे। तो उसने कहा अगर S5 होगी तो इसका क्या मतलब होगा। मैंने कहा S5 घुल जाएगा। उसने कहा फिर, हमने कहा टूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कंफर्म है कि ये काम एजीसीएल का जो सॉल्युबिलिटी है वो निकालने के लिए आपको एजीसीएल का इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी वाला इक्विलिब्रियम लिखना होगा। वो तो होगा ही होगा। अब होगा क्या, जैसे ही अंदर जाके घुलना स्टार्ट करेगा एजी प्लस बनेंगे, वो एजी प्लस अमोनिया के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स आयन बना लेंगे। समझो बात को, यानी अब जो खेल चलेगा वो ये कि जो भी एजी प्लस बन रहा है वो एजी प्लस अमोनिया के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। एंड दिस इज AgNH3 होल ट्वाइस प्लस एक्वस। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। इससे फायदा, इससे हो क्या रहा है, दिख क्या रहा है। थ्योरेटिकली जो बच्चे सिर्फ मेंस के लिए देख रहे हैं वो थ्योरेटिकली इस बात को समझने की कोशिश करें कि आज एजी प्लस एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। कैसे बढ़ जाएगी जरा सोचो। भाई ऊपर से एजीसीएल अंदर डाला, आप देखिए कैसे हो रहा है। अमोनिया का सोल्यूशन है, आपने ऊपर से एजीसीएल डाला, तो जैसे ही एजीसीएल डालेंगे वो अंदर जाके घुलेगा और वो टूट जाएगा। टूटते एजी प्लस बनेंगे और एजी प्लस को अमोनिया पकड़ लेगी
और अमोनिया पकड़ के कॉम्प्लेक्स बनाएगी। और पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन का के वैल्यू बहुत बड़ा होता है। मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बेईमानी करवाई थी, आज भी वो बेईमानी करूंगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। यानी जब भी कभी कॉम्प्लेक्स आयन का सवाल आता है मुझे बेईमानी ही करनी पड़ती है। और बेईमानी के टाइम पर भी मैंने तुम्हें यह बताया था कि कॉम्प्लेक्स आयन की के वैल्यू बहुत बड़ी होती है। इस इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, बनने वाला इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा निकल के आता है, 10 की पावर 12, 13, 19, 20, 28, 32, जबरदस्त। तो मैंने कहा इससे फायदा क्या? कह रहा फायदा यह कि भाई साहब जैसे ही आप एजीसीएल को तोड़ेंगे वो अंदर जाके घुलेगा, घुलते ही टूटेगा और टूटते ही एजी प्लस को फड़ाक से अमोनिया पकड़ के आगे भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका के वैल्यू बहुत बड़ा है। ये रिएक्शन आगे भागती जाएगी, भागती जाएगी। अब अगर रिएक्शन आगे भाग रही है तो एजी प्लस कंज्यूम होगा, एजी प्लस कंज्यूम होगा तो एजी प्लस ऊपर से कम पड़ेगा, कम पड़ेगा तो ये और घुलेगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर घुलेगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर घुलेगा, फिर गायब हो जाएगा। एजीसीएल कहेगा चल क्या रहा है, ये तो घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, और नीचे वाला गायब होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। क्या एजीसीएल का कभी घुलना खत्म होगा? सोचो जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि एजीसीएल अब ये बोले कि भाई अब हम नहीं घुलेंगे? इसकी के वैल्यू इतनी जबरदस्त है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फॉरवर्ड निकल जाती है। ऐसा कब होगा? कि जिस टाइम पर एजीसीएल का डिसोल्यूशन बंद होगा। ऐसा तब होगा जिस टाइम पर एजी प्लस और सीएल का आयनिक प्रोडक्ट इसके केएसपी के बराबर होगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं, इसका आयनिक प्रोडक्ट तो कभी भी केएसपी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एजी प्लस तो खत्म ही होता रहेगा ना। एजी प्लस खत्म जरूर होता रहेगा, लेकिन सीएल का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, और सीएल का अमाउंट बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि एजी प्लस का एक दाना भी अगर मल्टीप्लाई कर दोगे सीएल के साथ तो खटाक से आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के बराबर होगा और सॉल्ट का डिसोल्यूशन बंद हो जाएगा। नहीं नहीं ऐश्वर्य, तब तक नहीं जब तक एजीसीएल खत्म हो जाए। खत्म कैसे हो जाएगा? बोरा भर के लाए, खत्म नहीं होने देंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। लेकिन तुम्हारे इस भरने के चक्कर में सीएल तो बढ़ता जाएगा, और अगर सीएल बढ़ता जाएगा तो सीएल कहेगा मैं बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं। एजी क्या बोल रहा है? मैं तो बहुत कम हूं, ना के बराबर, जीरो जीरो जीरो, क्योंकि मैं तो नीचे कंज्यूम हो रहा हूं। सीएल कहेगा मैं बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा। ये वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि एजी प्लस का अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट हुआ तो वो कॉन्सेंट्रेशन इतनी बड़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इनका आयनिक प्रोडक्ट इनके केएसपी के बराबर पहुंच जाएगा कभी ना कभी। और जैसे वो केएसपी के बराबर पहुंचेगा ये सिस्टम साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। कुछ समझ में आया? नहीं, NH3 भी खत्म नहीं होगा बेटा। NH3 सोल्यूशन में बनाया गया है। ये सी मोलर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है जो कि बहुत ज्यादा है। आप समझिए, ये अमोनिया भी खत्म नहीं होगा। अब तुम गलत चीज पे आ रहे हो। फिर सॉलिबिलिटी कैसे निकालोगे जब कोई आदमी खत्म ही हो जाएगा? इसका मतलब ये अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत तगड़ी है, अमोनिया भरा गया है, अमोनिया नहीं खत्म होने वाला। वो तो एजीसीएल की बात चल रही है कि एजीसीएल का घुलना कब बंद होगा। टाइम लगेगा, लेकिन एजीसीएल का घुलना एक ना एक दिन जरूर बंद होगा। क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे एजीसीएल गिरता जाएगा वैसे वैसे सीएल का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, और सीएल का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो इसके बगल में जो छोटा सा एजी प्लस खड़ा है वो कहेगा कि भाई साहब मेरी कॉन्सेंट्रेशन और आपकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होता है, केएसपी के बराबर होता है, इक्विलिब्रियम सेट हो जाता। यानी एक टाइम जरूर ऐसा है कि ये इक्विलिब्रियम सेट होगा, और उस टाइम पर सॉल्ट जितना घुल चुका होगा वही इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर इस बार जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो इससे पहले वाले सारे केसेस से बहुत बड़ी आने वाली है। S5 इज जबरदस्त। बताओ यहां तक समझे? हर्ष कह रहा है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर? जैसे ही डाल रहे हैं गायब हो रहा है। अरे भाई जैसे ही डाल रहे हैं गायब हो रहा है, यानी एजी प्लस का अमाउंट कभी ऑलमोस्ट जीरो ही मानोगे ना, लेकिन जीरो तो नहीं होगा ना। समझो, जीरो जैसा होगा जीरो नहीं होगा, वो इतना कम अमाउंट होगा कि उतना कम अमाउंट जब इतने बड़े सीएल के साथ मल्टीप्लाई। याद है तुम लोगों को आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे लिखते थे? एजीसीएल का आयनिक प्रोडक्ट एजी प्लस इंटू सीएल माइनस, और जब यही आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के बराबर होता था तो इक्विलिब्रियम सेट हो जाता था। यानी एजी भले ही कम हो, लेकिन अगर सीएल बढ़ता जा रहा है तो इन दोनों का गुणा कभी ना कभी केएसपी के बराबर पहुंचेगा, और जैसे ही गुणा केएसपी के बराबर पहुंचेगा इक्विलिब्रियम सेट हो जाए। And this is my simultaneous equilibrium. Why simultaneous? Because Ag plus is common. मैंने बताया था Ag plus या कोई भी कंपोनेंट कॉमन होते ही ये सिस्टम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। अब जैसे ये सिस्टम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, यानी मेंस लेवल पर क्या सीखना है कि अगर किसी सॉल्ट को ऐसे सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जा रहा है जो कॉम्प्लेक्सेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी उस सोल्यूशन में सबसे ज्यादा होती है। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अब बात आती है उन लोगों की जो एडवांस लेवल पर पढ़ना चाह रहे हैं। सर ये सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है? हाँ। कितनी होती है सर ये भी बता दीजिए। तो मैंने कहा S5 होती है, बात खत्म।
लेट द सॉलिबिलिटी ऑफ दिस AgCl इज S5, खत्म हो गई बात। उसने कहा तो, अरे भाई S5 घुलेगा। मैंने कहा तो, कह रहा है S5 टूटेगा। तो मैंने कहा तो सर Ag प्लस भी S5 बनेंगे और Cl भी S5 बनेंगे, दिस इज ऑल्सो S5 एंड Cl इज ऑल्सो S5। लेकिन क्योंकि सर आप साइमल्टेनियस की बात कर रहे हैं तो अंदर टैं 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 मची पड़ी होगी, सर ये भी S5 होगा। और अमोनिया की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने C ले रखी, यानी पहला इक्विलिब्रियम आपने बनाया, उसमें S5 को नीचे रख दिया। अब नीचे वाले पे आते हैं, नीचे वाला रिएक्शन कुछ आगे घटेगा, ये भी घटेगा और ये बनेगा। लेकिन जैसे ही नीचे घटेगा ऊपर भी टैं 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 चालू हो जाएगी। सर दो इक्वेशंस आपके सामने, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, खेल खत्म हो जाएगा। एक इक्वेशन बनेगी KSP की, KSP इज इक्वल टू S5 माइनस एक्स इंटू S5, ये मेरी पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन बनेगी इस इक्विलिब्रियम की, और इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स होगा जो सवाल में दिया जाएगा, KF इज इक्वल टू एस एक्स अपॉन C माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू S5 माइनस एक्स। ये दूसरी इक्वेशन होगी। सब लोग अपने आप समझना भाई। हाँ श्याम, एक असाइनमेंट दे देंगे बेटा हम। असाइनमेंट अब, अरे भाई पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहो, बीच में तुम भी डिस्टर्ब हो रहे हो और मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर आप ये चैट लिख रहे हैं इस टाइम, इसका यह मतलब है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सुन ही नहीं। अब एक आदमी कह रहा है सर आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन मुंह से बोल देते हैं कि हम लिख ही नहीं पाते, आप ही लिख के क्यों नहीं ले आया करते। मैं 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, आप अगर अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख लेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। अभिषेक पांडे, आप लिख लीजिए मैंने क्या इंफॉर्मेशन दी है। मैंने ऐसी कोई खास दिक्कत ये ना, तुम्हें हर चीज नई इसलिए लग रही होगी क्योंकि पुरानी चीजें हम सुनते नहीं। मैंने कुछ नया बताया ही नहीं। मैं ये बात कर चुका हूं कि कॉम्प्लेक्सेशन का के बहुत बड़ा होता है। मैं ये जानता हूं अगर ये बड़ा होता है तो Ag प्लस फटाक से गायब हो जाएगा, गायब होता जाएगा, यानी Ag प्लस का अमाउंट डब्बे में ना के बराबर दिखाई देगा। तो सर इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? बन सकता है क्योंकि Cl बढ़ता जा रहा है, Cl बढ़ता जाएगा, बढ़ा हुआ अमाउंट छोटे से Ag प्लस के साथ गुणा किया जाएगा और वो गुणा वैल्यू जैसे ही KSP को पकड़ेगी खेल खत्म हो जाएगा हमारा। सब कुछ दिया जाएगा, KF दिया जाएगा, KSP दिया जाएगा, C दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, सब दिया जाएगा। हाँ श्याम, अपने आप लिखते रहो बेटा, जो चीज तुम्हें लगे कि भाई ऐसा नहीं लिख पाए फौरन यहां पर मैसेज करके सर जरा 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। बस किसी बच्चे ने अगर ये लिख के दे दिया चैट में इतनी बकवास के अलावा, सर जरा सा 1 सेकंड रुक जाइए बस, तो मैं उसी टाइम 1 सेकंड के लिए रुक जाऊंगा, कुछ पुराना बोल दूंगा लेकिन नया नहीं बोलूंगा ताकि तुम नोट कर सको। ठीक है ना, यहां तक ठीक है? ठीक है। अच्छा अब वो ये कह रहा है सर ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपने बना दी मस्त, आपका क्या है ये, साइमल्टेनियस सिस्टम तैयार हो गया। दो इक्वेशन है सर, ऊपर सॉलिबिलिटी को आपने S5 मान लिया, अगर इसकी सॉलिबिलिटी S5 है तो ये S5 बनेगा, ये भी S5 बनेगा, वो S5 नीचे आ जाएगा, फिर नीचे से कुछ घटेगा, यहां कुछ घटेगा, यहां कुछ बनेगा, जैसे ही नीचे से घटेगा ऊपर लिख देंगे, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर, साइमल्टेनियस सिस्टम। नाउ यू हैव टू इक्विलिब्रियम्स, टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, दोनों गिवन होंगे। कितने अननोन है बताओ जरा, कितने अननोन है इसके अंदर? हाँ अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, 1 सेकंड, कितने अननोन है इसके अंदर? S5 अननोन, X अननोन, C नोन, KF नोन, KSP नोन। सर तो दो ही लोग तो बचे, एक S5 बचा और एक X बचा, दो इक्वेशंस, दो अननोन, सॉल्व कर लीजिएगा, बात खत्म करिए। अरे गुरुजी सॉल्व कैसे करेंगे, यहां तो क्यूबिक क्यूबिक जैसी दिखती है, यहां तो बैंड बज जाएगी, सॉल्व कैसे करोगे इसको? सर कहना आसान होता है कि दो अननोन्स हैं, सॉल्व कर लेना, दो इक्वेशंस हैं, अरे ऐसे थोड़ी ना सॉल्व होगी, बैंड बज जाएगी अपनी सॉल्व करने में। तो चलो जुगाड़ लगाते हैं। अब आती है बेईमानी, याद करो जरा बेईमानी क्या बताया गया। Ag प्लस अमोनिया से रिएक्ट कर रहा और K वैल्यू बहुत जबरदस्त है, तो इसका मतलब आगे भागता जाएगा, भागता जाएगा, अमोनिया तो एक्सिस में ले रखा, अमोनिया से कोई मतलब ही नहीं, भागता जाएगा, भागता जाएगा, यानी Ag प्लस ऑलमोस्ट डब्बे में जीरो, जीरो नहीं जीरो जैसा होगा, समझो बात। शाबाश आदिल, क्या मतलब इस बात का? सर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम होगी ना, क्यों? क्योंकि बनते ही नहीं पड़ जा रहा है, बनते ही नहीं पड़ जा रहा है, बनते ही नहीं पड़ जा रहा है, क्योंकि इसका K बहुत बड़ा है। मैंने कहा बात तो सही, तो एक काम करते हैं ना सर, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को जीरो ही मान लेते, लिखिएगा नहीं,
मान लीजिएगा चुपचाप कोने में गए, हमने एजी प्लस से कहा तू जीरो है, जीरो। जैसे उसने बोला जीरो मतलब S5 माइनस एक्स जीरो है, हमने कहा इससे x की वैल्यू S5 आ गई, पहली बात, यानी x की जगह S5 रख देंगे। लेकिन जब S5 माइनस एक्स रखने की बारी आएगी तो जीरो की जगह y रख देंगे, खेल खत्म। बताओ समझे बात को? यानी मेरे कहने का मतलब है, मैं छोटी सी बेमानी करूंगा, S5 माइनस एक्स को एक बार जीरो मान लूंगा और S5 माइनस एक्स को जीरो मानते ही x की वैल्यू S5 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू S5 आएगी तो x की जगह S5 रख दूंगा। यानी अब मेरी इक्वेशन जरा देखना क्या क्या होगा। x की जगह तो S5 हो जाएगी, यानी ये वाली इक्वेशन चेंज होके क्या बन जाएगी, जब S5 माइनस एक्स को जीरो रखने की बारी आएगी यहां पर, ये यहां पर, तो जीरो नहीं रखूंगा तो y मान लूंगा और y बोलूंगा ऑलमोस्ट जीरो, यानी दिस इज जीरो एंड दिस इज ऑलमोस्ट y। समझो बात, यानी ये जीरो भी है और जीरो जैसा भी है, यानी जीरो मानकर x निकाला और जब जीरो रखने की बारी आई तो y रख दिया। यानी मेरे कहने का मतलब है, मेरी पहली इक्वेशन बन गई y इंटू S5, दिस इज फर्स्ट प्राइम, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज S5 अपॉन x को भी मैं c के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्योंकि c की वैल्यू बहुत बड़ी दी जाती है। सो दिस विल बी c स्क्वायर इंटू y, दिस इज माई सेकेंड प्राइम। Now you have two equations, simple two equations, इससे S5 सॉल्व कर लेना और S5 की जो वैल्यू आएगी तुम सॉल्व करके देखो, वो C रूट KF KSP के बराबर आएगी। C रूट KF KSP। नहीं, y नहीं निकालना है। y क्यों निकालना है? मुझे तो सॉलिबिलिटी निकालनी है, तो मैं S5 निकाल लूंगा, खत्म। क्या सवाल में C गिवन है? हाँ। KF गिवन है? हाँ। KSP गिवन है? हाँ। सीधे पुट कर दो, खत्म। भाई सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में आपने S5 माइनस एक्स को जीरो, आपने बोला जीरो मान लो, मान लो, लिखो मत, मान लो। मानते क्या हुआ? मानते ही x की वैल्यू S5 आ गई, ठीक। लेकिन अब तो आपको S5 माइनस एक्स रखना है ना, तो जीरो मत रखिएगा, यहां y रख दीजिएगा। तो यहां y इंटू S5, ये पहली इक्वेशन बन गई। नीचे आते हैं, नीचे x की जगह जब जीरो माना था तो x की वैल्यू S5 आ गई थी, तो x की जगह तो S5 आ जाएगा। नीचे c माइनस 2x में भी x को c के रेस्पेक्ट में अगर नेग्लेक्ट कर दें तो c स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर S5 माइनस एक्स की जगह y आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों को ले दे के सॉल्व कर लीजिए, KF KSP के रेस्पेक्ट में c S5 की वैल्यू c रूट KF KSP आई। हाँ, मतलब जैसे भी करना है, मतलब आप समझिए जैसे भी सॉल्व करना है, वो अपने हिसाब से देख लिए सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करके मैं बता रहा हूं कि S5 की वैल्यू c रूट KF KSP आएगी, ये आ जाएगा। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में सेम बात की थी हमने, बिल्कुल सेम यही। KF इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो KF, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो KSP, और KF KSP आपको दोनों सवाल में दे दिए जाएंगे। मस्त, आपका काम चल जाए। क्लियर है यहां तक? सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब मेरी एक बात और याद कर लेना। तुम कहोगे सर अब आप नई एक बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो ये कि आईआईटी के पेपर में एडवांस लेवल पर कॉम्प्लेक्स सेशन पे सवाल पूछ सकता है, बहुत ज्यादा उम्मीद लगती। ठीक, अब यहां पर मैं एक बात और जोड़ूंगा। अगर वो मुझसे सॉलिबिलिटी निकालने के लिए कहता है तो आप इस तरह से बेमानी करके निकाल लीजिएगा, ठीक। लेकिन अगर सॉलिबिलिटी गिवन होती और आपसे यह पूछा जाता कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली गई थी, यानी आपसे सी निकलवाए, तो आप क्या करेंगे? यानी अब जस्ट उल्टा हो गया, सर S5 दे रखा है और C निकालना है, तो आप इसी इक्वेशन को यूज करके C निकाल लाइएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए S5 की वैल्यू आपने निकाली 0.01 आ गई या 0.1 आ गई, ठीक। अगर S5 की वैल्यू 0.1 आ गई तो आप जब C की वैल्यू निकालेंगे रखने से, तो C की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप 2 इंटू S5 ऐड जरूर कर दीजिएगा।
मैं एक सेकंड अभी बताता हूं इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज ये बड़ी यूनिक सी कहानी है जो थोड़ी सी अजीब सी लगती है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज करते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने एक आध अच्छी किताबों में एक आध सवाल देखे हैं जिसमें आपको इस बेईमानी को करने के बाद एक काम और करना पड़ेगा अगर आपको सी निकालना है। अगर आपको केएसपी निकालना है यानी सॉल्युबिलिटी निकालनी है एजीसीएल की, वो तो आप यहां से निकाल लीजिएगा बेईमानी शेमानी करके। लेकिन अगर मान लीजिए सॉल्युबिलिटी मैं आपको दे दूं और आपसे पूछा जाए कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, तो आप सी निकालेंगे। तो इस बार क्या होगा, S5 दे रखा है, सी निकालना है, तो आप सी इस इक्वेशन से निकाल लाएंगे, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। आंसर आपको चेंज करना पड़ेगा, मैं वो बताना चाह रहा हूं। नहीं, बेईमानी करेंगे आप राजवीर, बेईमानी करेंगे, लेकिन सवाल उल्टा पूछ रहा हूं। अगर आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो आप मस्त बेईमानी करिए, सब कुछ कॉल कैलकुलेट कर लीजिए, ये इक्वेशन आ गई, बस भूल जाइए। ठीक, अब दूसरी बात, अगर वो इसी सवाल में ये कहता कि सॉल्युबिलिटी मैं आपको दे देता हूं, आप सी की वैल्यू निकालिए, तो इक्वेशन तो आपने निकाल ही ली है, उसमें सी की वैल्यू निकाल, S5 दे रखा है, आप सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। लेकिन अब तुम जरा समझना, ये जो सी की वैल्यू निकल के आ रही, ये एक्चुअली कौन सा सी निकल के आ रहा है, ये निकल रहा है, और इसको तुमने ये माना था, और x की वैल्यू S5 है। जरा समझना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं, सब लोग अकल लगाना जरा। मैं ये कह रहा हूं कि ये S5, यानी मैं ये कह रहा हूं कि आपने सी निकाला यहां से, ये सी, ये वाला सी है, इस सी को आपने बेईमानी से क्या माना था, C माइनस 2x को ही आपने सी बोला था। अब आपको एक्चुअली सी कौन सा चाहिए, मुझे ये वाला सी चाहिए, समझो, यही तो एक्चुअल सी है। ये वाला सी निकालने के लिए जो भी सी आपने निकाला उसमें 2x और ऐड कर दीजिएगा, यानी आपने ये वैल्यू निकाली है अभी, और आपको अगर अंदर वाला सी चाहिए तो आपको अंदर वाला सी निकालने के लिए उसमें 2x ऐड करना पड़ेगा, और x की वैल्यू S5 के बराबर है, और वो S5 सवाल में दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो करेक्ट सी निकल के आएगा, जो करेक्ट सी आप निकालेंगे, वो करेक्ट सी की वैल्यू C प्लस 2 इंटू S5 के बराबर होगी। इस बात का ध्यान रखना। यानी अगर उसने सॉल्युबिलिटी आपको पहले से दे रखी, तो आप सॉल्युबिलिटी को यूज करके सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और ये सी एक्चुअली इनडायरेक्टली C माइनस 2x है, और x S5 है, यानी ये सी जो आपने निकाला ये इनडायरेक्टली C माइनस 2S5 है। तो एग्जैक्टली सी निकालने के लिए आपको निकाले गए सी में 2S5 और ऐड करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए सॉल्युबिलिटी 0.1 दे रखी है और सी की वैल्यू कैलकुलेट करके 1 आ रही, तो आंसर 1 मत लिखिएगा, 1 प्लस 2 इंटू 0.1 लिखिएगा। दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया शुड बी 1.2 मोलर। इस बात का जरूर ध्यान रखना। आंसर में 2x ऐड कर देना, और x को पहले ही क्या मान चुके हो तुम, S5, और S5 सवाल में दे रखा है। तो आंसर जब तुम अमोनिया का लिखो तो वो सी निकालकर उसमें 2S5 और ऐड कर देना, तब आंसर रिपोर्ट करना। सब लोग इस बात को समझो भाई। अब लेकिन ये बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत मुश्किल सवाल माना जाएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला तो याद करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग बनेगा। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है बेईमानी करके। जब फॉर्मूला बन जाएगा तो S5 आप सीधे सीधे निकाल लीजिएगा, बात खत्म, अगर उसको S5 निकलवाना है। लेकिन अगर वो S5 दे देता है और आपसे पूछता है कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, तो पहले आप इसी इक्वेशन को यूज करके सी निकालिएगा, और उस सी में देख लीजिएगा कि आपने क्या बेईमानी की है, उस बेईमानी को और ऐड करिएगा, तब आप एग्जैक्ट आंसर रिपोर्ट करिए। क्लियर है ये? नहीं, ये रिजल्ट कॉमन रिजल्ट नहीं है यार, ये तो इस इक्विलिब्रियम का है। अगर यहीं पर कॉम्प्लेक्सेशन कुछ और हो रहा होता, यहां अमोनिया की पावर 6 होती, तो अगर अमोनिया की पावर 6 होती तो यहां भी 6 होता, यहां 6 होता तो सी की पावर 6 आता, सी की पावर 6 आता तो फिर आपको समझ लो बात को, तो आंसर कुछ और निकल के आता। तो आपको हर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग से ही डिराइव करना पड़ेगा। अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स के लिए चाहो तो याद कर सकते हो, KSP इंटू KF अंडर रूट इंटू सी इज द सॉल्युबिलिटी। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं, अब ये बताओ जरा, ये जो पांचों तुमने सॉल्युबिलिटीज AgCl की निकाली, इनको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ऑर्डर क्या बनेगा, जरा जल्दी से बताओ। अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं, इन सारे सॉल्युबिलिटीज का जो ऑर्डर होगा वो क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ AgCl सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। क्या आंसर आएगा, S1 बराबर S2 बराबर S3 ग्रेटर देन S4
and this is S5. हाँ श्याम, मैं धीरे धीरे आता हूं सारी बातों पर। S5 सबसे ऊपर होगा, इस पर दिमाग नहीं लगाना, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सेशन का के इतना बड़ा होता है, घोलता जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि चलिए ये तो एक पर्टिकुलर सॉल्ट हो गया। अब आप ये बताइए क्या सॉल्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हो? मैं सिर्फ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस पूरा करा दूंगा, ठीक, तुम फिर उल्टा कर लेना, उल्टा तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या मतलब होता है इस बात का। तो अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं एक ऐसे सॉल्ट का जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको करते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, मान लीजिए CH3CO AG ले लेते हैं, कुछ भी ले लिया। अब मुझे समझ में आता है कि होने क्या जा रहा है, मुझे ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि क्या होने जा रहा है। अब आप बताइए इसकी सॉल्बिलिटी आप कहां निकालते हैं? तो मैं इस सॉल्ट की सॉल्बिलिटी 3 सॉल्यूशंस में डिफाइन करके दिखाता हूं। एक पानी ले लेता हूं, सबसे पहले केस 1 इन प्योर वाटर। तो उसने कहा बताइए पानी के अंदर सॉल्बिलिटी कैसे निकल के आएगी? तो ये आपने पानी ले लिया और इस पानी में आपने AgCl इसको सोडियम सिल्वर एसिटेट को डाल दिया। अब बताइए कैसे निकलेंगे? उसने कहा ठीक है हम करके देख लेते हैं, सिल्वर एसिटेट को पानी में डालते हैं। अब बताइए क्या होगा, क्या होगी इसकी सॉल्बिलिटी? S1 होगी सर, S1 है सॉल्बिलिटी। क्या मतलब है सर? S1 घुल जाएगा। क्या मतलब है इसका? सर S1 टूट जाएगा। यानी टूटने के बाद क्या होगा सर? टूटने के बाद सिल्वर एसिटेट जब घुलकर टूटेगा तो ये कुछ ऐसा बना देगा, सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम बना देगा, और सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम ये बनता है, ये सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम हो गया, खत्म। कह रहा अरे अब क्या होगा? हमने कहा बस अब क्या होगा, जैसे पहले AgCl के साथ कुछ नहीं हुआ अब इसके साथ भी कुछ नहीं होगा। कह रहा कैसी बातें कर रहे हो, एसीटेट वीक एसिड से आया है, ये एनायन पानी के अंदर जा रहा है, क्या हाइड्रोलाइज नहीं करेगा? हाँ सर हाइड्रोलाइज तो करेगा। इसका मतलब अब इस आदमी की हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। CH3CO माइनस एक्वस प्लस पानी इज इन इक्विलिब्रियम विद CH3COH प्लस OH माइनस। इससे क्या होगा? इससे यह होगा सर कि इस सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो जितनी नॉर्मली हो सकती थी, नॉर्मली क्या हो सकती थी? SSKSP, सो S विल बी रूट KSP। सर इस बार आंसर रूट KSP से थोड़ा ज्यादा आएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस बार एनायन सॉल्युबल हाइड्रोलाइज कर रहा है, यानी जैसे ही एनायन बनेगा वो पानी में बातचीत करेगा। हालांकि तुम्हें पता है हाइड्रोलिसिस बहुत कम होती, लेकिन फिर भी अगर उसने थोड़ा भी हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्वमेंट दिखाया तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, यानी इस बार नीचे वाला इक्विलिब्रियम ऊपर वाले को फॉरवर्ड भेजेगा, थोड़ा ही सही लेकिन वो फॉरवर्ड जरूर जाएगा। और इस एनायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से इस बार इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वो अपने रूट KSP से ज्यादा निकल के आएगी, SSKSP से ज्यादा निकल के आएगी। तो पहली बात, जो लोग सिर्फ समझना चाह रहे हैं वो इस बात को समझें कि अगर कोई सॉल्ट वीक एसिड से आता है तो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर अपनी रूट KSP वैल्यू से बढ़ जाती। रूट KSP मतलब अगर वो सॉल्ट 1:1 स्टोइचियोमेट्री का है तो जो भी उसकी सॉल्युबिलिटी आनी चाहिए उससे ज्यादा निकल के आती है, और वो ज्यादा वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट तो वैसे ही बहुत कम होता है सर, KH KW/K बहुत कम होता है सर, यानी हाइड्रोलिसिस थोड़ी सी होगी लेकिन उस थोड़ी की वजह से भी कुछ तो ये आगे जाएगा। तो आप उसने कहा चलिए ये और बता दीजिए कि ये निकाला कैसे जाएगा? अरे बड़ा आसान है सर, लेट द सॉल्युबिलिटी बी S1, सो दिस विल बी S1, दिस विल बी S1, एंड इज S1 इट शुड बी आल्सो S1, एंड दिस इज साइमल्टेनियस। अब क्या होगा सर? इसका कुछ हाइड्रोलिसिस होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये कुछ घट जाएगा, ये कुछ बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा, और यहां भी घटा देंगे। दिस इज साइमल्टेनियस का केस, खेल खत्म हो गया सर। KC पहला इक्वेशन बनेगा KSP का S1 माइनस एक्स इंटू S1, और दूसरा केस बनेगा KH का जिसकी वैल्यू KW/KA होती है, एंड दिस इज x स्क्वायर अपॉन S1 माइनस एक्स। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन, सॉल्व कर लो, S1 की वैल्यू आ जाएगी। And this is the solubility of this weak acid strong base in pure water, and it is
Why it is slightly more than root Ksp value? Because of simple थोड़ी सी हाइड्रोलिसिस ऑफ एन आयन। लिख लो लिख लो लिख लो। सवाल में सब कुछ देगा। अभी जैसे एक बच्चा पूछ रहा था, सर मुझे कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड? तुम सोचो, आपसे पूछा जा रहा है कि सिल्वर एसीटेट की सॉल्युबिलिटी निकालो, के दे रखा है, तुम कहोगे साला के क्यों दे रखा है? सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की निकालनी है, के क्या करेगा? तुम्हें एकदम से चमकेगा, अरे कहीं लग रहा है वीक एसिड का सॉल्ट है, लग रहा है पानी में भीग जाएगा, भीग कर हाइड्रोलाइज कर जाएगा, और हाइड्रोलाइज करेगा तो के की जरूरत पड़ेगी। यहां खत्म हो गया। दो इक्वेशन से, दो अननोन से फड़ाक से सॉल्व कर लेना, ले क्या आंसर आ जाए। प्रथमेश, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बातचीत विद पानी। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है पानी से बातचीत नहीं करेगा, यानी एजी बातचीत नहीं करेगा, लेकिन एसीटेट बातचीत करेगा। प्रथमेश, आप केमिस्ट्री में जान डाल देते हो, मजा आ गया। प्रथमेश समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। आज सुनैना ने उसी के बगल में लिखा है, प्रथमेश के कमेंट के जस्ट नीचे लिखा है, आज तो कुछ भी नहीं समझ में आया। सुनैना, एक कमेंट जस्ट अभी आया था कि आप केमिस्ट्री में जान डाल देते हैं और हमें सब मजा आ गया एकदम, और जस्ट सुनैना ने उसके नीचे एक कमेंट डाला है, हमें आज कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब क्या देख रहे हैं आप, क्या कमाल। एंड्स फॉरवर्ड इसलिए होगा क्योंकि जब तुम एसीटेट को बनाओगे और वो नीचे हाइड्रोलाइज होने लगेगा, यानी एसीटेट का कुछ अमाउंट भीगने लगेगा, आगे जाएगा। तो अगर एसीटेट नीचे कम हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो ऊपर एसीटेट और बनेगा। यही तो ली चैटले प्रिंसिपल है ना, कि आप अगर एसीटेट को कंज्यूम कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो आपको एसीटेट और बनाना पड़ेगा, और एसीटेट का और बनना मतलब सॉल्ट और घुलेगा, यानी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और थोड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये नीचे वाला इक्विलिब्रियम इस बार बहुत छोटा है। वो केएफ नहीं है, केएफ तो बहुत बड़ा होता है, ये केडब्ल्यू बाई के, एंड केडब्ल्यू बाई के इज, ठीक है ना ये। अच्छा, अब ये बताओ जल्दी से, अगर इसी सॉल्ट को मैंने किसी एसिडिक बफर में डाल दिया, मैंने कहा सर करना पड़ेगा, ये तो एसिडिक बफर में डालना पड़ेगा, एक बार एसिडिक बफर में डाल देते हैं। ये ले लीजिए, ये एसिडिक बफर डाल दीजिए आप इसी सॉल्ट को। अब बताइए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? मैंने कहा कुछ नहीं सर, H2 होगी, H2, उसमें क्या है H2। अब श्रेया कह रही है आयनिक थोड़ी सी डिफिकल्ट है। श्रेया, आयनिक फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सबसे मुश्किल चैप्टर है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, ये मुश्किल चैप्टर आता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। हमारे पास भी एक ऑप्शन है इसको छोड़ के जाने का, कोई इसमें बुराई नहीं है। सर कभी सवाल आता है, कभी नहीं आता है, कभी एक आता है, कभी दो आते हैं, क्या लेना देना सर, एक दो सवालों के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? तो देखो ऐसा बड़ा क्लियर है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि आप ये छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन क्या तुम इतना कॉन्फिडेंट हो कि इसके अलावा जो करके जा रहे हो वो करके आ जाओगे? क्योंकि अगर इसके अलावा जो करके जा रहे हो वो करके आ जाओगे तो इसको छोड़ने में कोई बुराई नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम हमेशा कभी भी इतना कॉन्फिडेंट आईआईटी के पेपर में नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते, इसलिए मिनिमम चीजों को छोड़ के जाना चाहिए, और उन चीजों को तो जरूर कोशिश करके सीखनी चाहिए जो ज्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो इन बातों से रिलेटेड अगर एक भी सवाल आ गया तो आप बहुत सारे लोगों से स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इसलिए ना समझो बात को, मैं मना नहीं करता कि आप कोई चीजें छोड़ दीजिए, छोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर बाकी चीजें मजबूत करके जाओ तो भी काम चल जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जितना कर सकते हैं, माथा फोड़ सकते हैं, एक बार फोड़ के देख लीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है सर माफ करिए हमसे नहीं होगा ये, तो फिर ऐसे में आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये देखकर कि सर ये क्या है सर, बड़ा टफ है सर, सिर्फ ये देखकर कि ये टफ है आप इसको छोड़ दें, ये समझदारी नहीं। एक बार सर फोड़ेंगे सर, जरा 2-4 दिन का टाइम दीजिए, जरा माथा फोड़ने दीजिए, फिर अगर ऐसा लगा कि भाई ये अपने बस की नहीं है तो छोड़ देना। लेकिन ऐसे ही सर अभी से छोड़ देंगे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैं तो दिखाऊंगा ना यार ये कि भाई ये ऐसा होता है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता यार, ना मैं इतना कोई कमाल का मास्टर हूं कि उसको इतना अच्छा तुम्हें समझा दूंगा कि तुम कहोगे सर मुझे तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती। सर आपने बोल दिया, हमारे लहू में बहने लगा, इतना अच्छा तो मैं मास्टर हुई नहीं यार।
मैं तो एक नॉर्मल सा टीचर हूं जो तुम्हें कोशिश कर रहा हूं ये बताने का कि भाई आप इसको समझने की कोशिश करिए। भाई मुझे इसी तरह से आता है समझाना, मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। लेकिन ऑब्वियस है कि ये तुम्हारी अपनी किस्मत है यार, मतलब समझ लो, तुम्हारी किस्मत ऐसी होती कि तुम्हें एक ऐसे टीचर भी मिले होते या कुछ ऐसे भी टीचर्स मिलते जो तुम्हारे सामने बोल दे तो तुम्हारे अंदर उतर जाए। तो ये हम ऐसे नहीं है यार। लेकिन फिर वही है कि अगर हम ऐसे नहीं है तो आपको भी कुछ हमसे मिलकर बात करनी पड़ेगी। और वही है सर, अगर आप ऐसे नहीं है तो ठीक है सर, हम थोड़ा सा ज्यादा कोशिश कर लेते हैं, हम अपना माथा फोड़ लेते हैं। अगर हम दोनों ये काम कर सकते हैं, हम जितना कोशिश कर सकते हैं कर लेते हैं, और आप माथा फोड़ लें, तो हमें लगता है कि समझने वाला समझ सकता है। ये ऐसा तो नहीं है कि हम समझ नहीं सकते, समझ तो सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो अब इसमें यही वो कहना चाह रहा है कि इसी में आप देखो, H प्लस सिर्फ नहीं लिया है, केडी व्यास सिर्फ H प्लस नहीं लिया है कि आ, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि एसिडिक बफर में अंदर कुछ नहीं हो रहा, बफर तो अपना मैनेज करता रहता है, जो खेलना कूदना है वो अपना कर रहा है। हम अगर इसके अंदर एसिटेट, सोडियम एसिटेट डालेंगे, सिल्वर एसिटेट डालेंगे, तो एसिटेट अंदर जाते ही ये सोचेगा कि मैं कर क्या सकता हूं। तो बहुत से बहुत क्या हो सकता है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि भाई सिल्वर एसिटेट अंदर जाएगा, भीगेगा, भीगेगा तो टूटेगा, टूटेगा तो वो सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम तो बनाएगा ही बनाएगा, CH3CO माइनस एक्वस प्लस Ag प्लस एक्वस। अब बहुत से बहुत क्या हो सकता है कि ये जो एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन इस बार H प्लस के साथ जुड़ने लगे, और ये अगर H प्लस के साथ जुड़ने लगेंगे तो CH3COH बन सकता है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ था सर? आपने जब AgCl डाला था तो H प्लस के साथ Cl क्यों नहीं जुड़ा था? अरे AgCl थोड़ी ना बनेगा, HCl थोड़ी ना बनेगा, HCl टूट जाएगा। लेकिन एसिटिक एसिड बन सकता है सर, ये वीक एसिड है, ये बन सकता है। यानी जैसे सिल्वर एसिड अंदर जाएगा वो बफर के साथ जुड़ सकता है, और बफर के साथ जुड़ने की वजह से एसीटेट फिर कंज्यूम होंगे, और फिर कंज्यूम होंगे तो ये रिएक्शन फिर फॉरवर्ड जाएगी। नो डाउट ये फिर फॉरवर्ड जाएगी, और इस बार फिर सॉल्ट की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। और सर आपने कमाल कर दिया सर, इस बार इसकी सॉलिबिलिटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k होता है 10⁵ के ऑर्डर का। समझो बात, समझो इस बात। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है 1/k, और 1/k जो होता है वो काफी बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ सर, ये टूटेगा, ये नीचे गायब, ये टूटा, ये नीचे गायब, ये टूटा, ये नीचे गायब। इस बार इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी जबरदस्त देखने को मिलेगी सर। यानी ऐसे सॉल्ट जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स होते हैं, उनकी सॉलिबिलिटी एसिडिक बफर में जबरदस्त देखने को मिलती। निकालेंगे कैसे सर? अरे S2 होगी, उसमें क्या है? अगर ये S2 है तो ये भी S2 बनेगी, ये S2 है तो ये भी S2 बनेगा, फिर इसमें से कुछ घटेगा। ये बफर है जिसकी पीएच आपको सवाल में दे रखी होगी, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए सी कॉन्सेंट्रेट, या पहले ले ही लेते हैं इस बफर की पीएच, मान लीजिए आपको दे रखी है 10 की पावर, पीएच अगर दे रखी है 4 दे रखी है, ऐसी मान लेते हैं पीएच हमें 4 दे रखी है। तो अगर पीएच 4 दे रखी है तो ये 10 की पावर -4 होगा, और ये आपका बनेगा x। सर यहां पर अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 है तो आपने यहां से क्यों नहीं घटाया? यहां भी तो -x करना चाहिए ना भाई, ये 10 की पावर -4 तो इनिशियल है, तो अगर आप x रिएक्ट करा रहे हैं तो यहां भी तो x रिएक्ट करेगा ना। फिर बफर काहे का यार? अगर तुम उसमें से x खा ही गए तो बफर किस बात का? बफर वो कहेगा अच्छा खा रहे हो, खाते जाओ, हम और बनाते रहेंगे, हम बफर हैं, अपने पीएच को चेंज नहीं होने देंगे। यानी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलमोस्ट 10 की पावर -4 ही मेंटेन रहेगी। ठीक, अच्छा अब आप इक्वेशन बना लीजिए, जैसे यहां x लिखेंगे नीचे भी x आ जाएगा। एक इक्वेशन बनेगा KSP इज इक्वल टू S2 माइनस एक्स इंटू S2, ये मेरी पहली इक्वेशन है। और दूसरी ध्यान से देखना, 1/k इज इक्वल टू x अपॉन S2 माइनस एक्स इंटू H प्लस, जो बफर से आ रहे हैं वो फिक्स रहेंगे। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन, सॉल्व करो S2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये S2 बड़ी निकल के आएगी। यानी एसिडिक बफर के अंदर ऐसे सॉल्ट जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स हैं, इनकी सॉलिबिलिटी मस्त निकल के आती। समझो, इस चैप्टर में अपने आप से जो पढ़ना है बेटा, वो शुरू के 2 पेज पढ़ने हैं, जिसमें लुईस एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस और आर्हेनियस बेस के बारे में एनसीईआरटी में 2 पन्ने लिखे गए। इसके अलावा तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना। अपने आप से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। शुरू में वो देख लेना कि ब्रॉन्स्टेड एसिड किसे कहते हैं और लुईस एसिड किसे कहते हैं, वो शुरू के 2 पेजेस में पढ़ लेना बस। हाँ, कॉम्प्लेक्स वाली केस अलग है, कॉम्प्लेक्स वाला का केस नहीं है ये अच्छी खासी सॉलिबिलिटी शो करने वाला आदमी इस बार लगता, अच्छी खासी सॉलिबिलिटी।
यानी ये आदमी टूटेगा, टूटते ही एसीटेट बनेंगे और एसीटेट बफर के H+ से जुड़ने लगेंगे और जुड़ने वाला के वैल्यू इस बार 1/K से रिलेट करेगा। 1/K बड़ा होता है, यानी इस बार इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पानी से तो बहुत ज्यादा निकल के आएगी। मतलब कितना अच्छा सवाल है, आप सोचिए। अगर मैं इस सिल्वर एसीटेट का KSP दे दूं और आपसे पूछूं बताइए बफर के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो जो रूट KSP होगा उससे बहुत बड़ा वाला आंसर टिक कर देना। और अगर पानी के अंदर हाइड्रोलिसिस निकालनी है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो रूट KSP से जो सबसे छोटा वाला बड़ा है उसे टिक कर देना। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं तो आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए KSP की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻10, ऐसी बोल रहा हूं मैं, 10⁻⁻10, ठीक। वो कह रहा पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी निकालो, तो सबसे पहले आप रूट KSP निकाल लीजिए। रूट KSP जो आएगा वो 10⁻⁻5 आएगा। अब अगर आपको पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी पूछी जा रही है और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁻5, दूसरा दे रखा है 10⁻⁻3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁻9 और चौथा ऑप्शन दे रखा है, इसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, 1.1 इंटू 10⁻⁻5। तो इसमें कोई शक नहीं है पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी में जरा सी बढ़ोतरी होगी, जरा सी। बढ़ा तो सर ये भी है लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा। आंसर विल बी 1.1 इंटू 10⁻⁻5, थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन अगर यही सवाल बफर में पूछा गया होता तो बहुत बढ़ाकर आंसर ये टिक कर देते। समझो, यानी दिस इज फॉर एसिडिक बफर। समझो बात, ये एसिडिक बफर के लिए, वो पानी के लिए। सबको समझ में आ रही है वाली बात? सबको ये बात समझ में आ गई? एक बार इसका PDF और देख लेना। मैं बेसिक बफर के बारे में एक बार 2 मिनट की बात और कर लेता हूं ताकि ये काम खत्म हो जाए और तुम इसको PDF से समझ भी लोगे। बेसिक बफर में क्या होगा? बेसिक बफर में OH होंगे, आप डालेंगे सिल्वर एसीटेट। क्या पॉसिबिलिटी है? सर ये सिल्वर एसीटेट घुलेगा और इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा। अब क्या उम्मीद लगती है सर? सर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सर Ag+ कुछ कर नहीं सकता, AgOH टूट जाएगा, बचा कौन? एसीटेट। एसीटेट OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो होना क्या है? अबे क्या होना मतलब? अरे सर पानी भी तो होगा। मैंने कहा सर बफर है तो पानी तो होगा ही। अरे तो हाइड्रोलिसिस कर लेना ना, एसीटेट हाइड्रोलाइज भी तो कर जाएगा। बताओ समझे कि नहीं? सब लोग समझो। हाँ सर बात तो सही है, एसीटेट हाइड्रोलाइज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यानी एसीटेट की हाइड्रोलिसिस चालू। सब लोग समझ पा रहे हैं? यहां तक ये बात सबके समझ में आ रही है कि Ag कुछ नहीं करेगा लेकिन एसीटेट पानी के साथ तो है ही, पानी तो पड़ा ही होगा। तो चलो वो कहेगा और कुछ नहीं, तो चलो पानी के साथ हाइड्रोलाइज ही कर लेंगे। तो इस बार जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो S1 के बराबर निकल के आएगी, नहीं आएगी S1 के बराबर। क्यों? क्योंकि सर अगर इसने हाइड्रोलिसिस की तो ये OH बनाएगा और OH बनाएगा तो बफर परेशान होगा कि ऐसे की तैसी तुम मेरी pH चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ये बफर इसके ऊपर कॉमन आयन लगाकर इस इक्विलिब्रियम को खत्म कर देगा। यानी इस बार कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, सिर्फ पहला इक्विलिब्रियम होगा और आंसर रूट KSP से डिसाइड किया जाएगा। सो सॉल्युबिलिटी विल बी S3 KSP, S3 इज इक्वल टू रूट KSP। समझो बात, कोई साइमल्टेनियस नहीं, कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। सर क्यों? पानी नहीं है क्या? है। तो फिर हाइड्रोलिसिस होगी? नहीं होगी, क्योंकि होगी तो OH बनेगा, OH बनेगा तो बफर परेशान हो जाएगा। बफर कहेगा ऐसी तैसी मैं अपनी pH नहीं होने देता चेंज। यही तो काम है बफर का। वो कहेगा तुम भाड़ में जाओ, खत्म खेल। वो कह रहा बस एक ही इक्वेशन बनेगी सॉल्युबिलिटी की, S KSP, S इज इक्वल टू रूट KSP। आप जल्दी से बताओ S1 S2 S3 में सबसे बड़ा कौन? सर सबसे बड़ा S2, फिर कौन? फिर पानी, और फिर सबसे खराब कौन? S3 सर। यानी ऐसे सॉल्ट्स जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी एसिडिक बफर में सबसे ज्यादा और बेसिक बफर में सबसे कम होती है। जस्ट उल्टा और लिख लो, अभी मेरे सामने ही लिख लो कि जब कोई वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बेसिक बफर में मैक्सिमम और एसिडिक बफर में मिनिमम होगी। ये दोनों बातें लिख के खेल खत्म करते हैं। सब लोग इसको एक बार लिख लेते हैं। ये तो हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, मैंने इसलिए बताया था कि बाकी तुम अपने आप भी लिख लोगे, लेकिन तुम इसको फिर भी लिख लो कि अगर आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो एसिडिक बफर में मैक्सिमम, बेसिक बफर में मिनिमम। और जब आप वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो बेसिक बफर में मैक्सिमम, एसिडिक बफर में मिनिमम। और अगर दोनों वीक हुए
तो सर या तो एसिडिक बफर में ज्यादा होगी या बेसिक बफर में ज्यादा होगी, ये डिपेंड करेगा के बी वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि बेसिक बफर में 1/Ka वाला, एसिडिक बफर में 1/Ka वाला खेल चलेगा और बेसिक बफर में 1/Kb वाला खेल चलेगा। तो जिसका के बड़ा उसका Kb वाला बड़ा, समझो बात को, बेसिक बफर में बड़ी, और जब Kb बड़ा 1/Kb है ना, तो Kb बड़ा तो एसिडिक बफर में बड़ी। इसको सब लोग अपने आप समझना, नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार दोबारा भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सीधी है। अच्छा है कि अगर तुम ये वाला केस खुद से सोच के देखो कि अगर कोई सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो पानी में कैसे खेलेगा और बफर्स में कैसे खेलेगा, मजा आ जाएगा। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम अपने आप भी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। और साहिल ये कह रहा है कि मॉड्यूल 1 अमेजॉन पर अवेलेबल है, ये अनाउंसमेंट कर दीजिए। मुझे नहीं पता, साहिल ये कह रहा है कि अमेजॉन पर मॉड्यूल 1 अवेलेबल है। निकिता पटेल, समझो बेटा, बहुत सीधी सी बात थी। जब आप सिल्वर एसिटेट को पानी में डालेंगे तो टूटेगा, टूटने के बाद Ag+ कुछ कर नहीं सकता, एसिटेट कहेगा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम भी माइनस हम भी माइनस, लेकिन पानी तो पड़ा होगा। तो एसिटेट कहेगा चलो हाइड्रोलाइज ही कर जाते हैं, लेकिन हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो OH निकलेंगे, OH निकलेंगे तो बफर की पीएच बदलने लगेगी, बफर इस पीएच चेंज का रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और इसकी पीएच चेंज नहीं होने देगा, और कहेगा तुम नहीं निकलोगे, कॉमन आयन इफेक्ट लगाऊंगा, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक इक्विलिब्रियम बचेगा। और इस एक इक्विलिब्रियम का आंसर S3 KSP से, यानी S3 √KSP से निकाला गया। तो चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अगली क्लास जो कल होगी उसमें सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। शुरू के 2 पेजेस बिल्कुल नहीं स्टार्ट करेंगे, मैं तुम्हें बता दूं मैं कहां से स्टार्ट करूंगा। मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से स्टार्ट करूंगा, जिसमें रैंक निकालना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना, डिस्टेंसेस के बारे में, उनके अंदर जो वॉइड स्पेसेस हैं, कौन सा गड्ढा बड़ा होता है उस सिंपल क्यूबिक में, कौन सा गड्ढा छोटा होता है, वगैरह वगैरह। उसके नेबर्स, नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे, इस एटम का नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कौन होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट कौन होगा, कुछ इस तरह के डिस्कशंस हम कल सिंपल क्यूबिक से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की चीजें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच।